भूत और चुड़ैलों की बदलापुर एक्सप्रेस। बदलापुर स्टेशन पर काफी सन्नाटा था। दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था कि एक आदमी पटरी पर फोन की टॉर्च लिए चला आ रहा था और अचानक से उसी पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस आदमी के चिथड़े कर देती है। 15 साल बाद किंजल, समीर, राशि, अखिल उसी सन्नाटे वाले रेलवे स्टेशन बदलापुर पर आते हैं और कहते हैं, अबे ये तो कैसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन पर ले आया है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हाँ यार, है तो नहीं। मुझे अजीब सा लग रहा है ये स्टेशन। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सालों से ट्रेन ही नहीं चली है। यार हमें वापस चलना चाहिए। तभी डरावनी आवाज में लालटेन लिए एक भिखारी सा उनके पास आता है और कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। यहाँ कई सालों से कोई भी नहीं आया। स्टेशन पर 15 साल से बदलापुर स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। पर कुछ सालों पहले बदलापुर एक्सप्रेस यहाँ रुककर लोगों की जानें लेने लग गई। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भला अगर ऐसा होता तो हमें पता होता। क्यों यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती और क्यों वो बदलापुर एक्सप्रेस सबको मारती थी? अगर तुम्हें इस बदलापुर एक्सप्रेस का पूरा सच जानना है तो आओ, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। ये लो, चाय पीते पीते सुनो। ये आपने सही जुगाड़ किया है। कुछ वर्षों पहले इस बदलापुर एक्सप्रेस पर लोगों की काफी चहल पहल थी। जहाँ खाने पीने के स्टॉल प्लेटफॉर्म पर थे तो कुछ लोग ट्रेन में चढ़कर खाना पीना बेचते थे। चाय ले लो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाला चाय, मलाई मार के चाय ले लो, चाय। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी, गर्मा गर्म आलू पूरी के साथ कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी कचौड़ी। बिरयानी ले लो, बिरयानी, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, मटर पुलाव ऑर्डर करो करो, बिरयानी ले लो, बिरयानी। इस तरह से वो खाने पीने वाले दूसरे डिब्बे में जाकर खाना बेचने लगते हैं। उस दिन उस बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत ही कम जने थे। ज्यादातर डिब्बे खाली थे। उस पूरे डिब्बे में 2 लड़के और उसी के पास वाली सीट पर शेफाली अपने पति विकास के साथ बैठी हुई थी और वो कहते हैं, अरे विकास जी, वो खाने वाला तो चला गया। मुझे उससे कचौड़ी लेनी थी और चाय पीने का मन भी कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है। मैं सामने वाली दुकान से चाय और खाने का कुछ सामान ले आता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आना। ऐसा बोलकर विकास चाय ले लेता है और खाने का सामान लेने के लिए आगे के स्टॉल पर जाता है। इतने में शेफाली के साइड वाली सीट पर बैठे 2 लड़के उसे घूर कर कहते हैं, अरे वाह, कितना खूबसूरत माल है हमारे सामने और हम इधर उधर लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। अरे यार, इस बदलापुर एक्सप्रेस के ज्यादातर डिब्बे तो खाली हैं। चलो शुक्र है सामने ये खूबसूरत परी मिल गई, वो भी अकेले में। इसका पति बाहर गया है अभी। तो देर किस बात की, क्यों न मौके का फायदा उठाया जाए और इसे अपना बनाया जाए। चल फिर थोड़े मजे करते हैं। ये बोलकर दोनों लड़के दोनों तरफ से ट्रेन के दरवाजों को बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करता हुआ देख विकास देख लेता है और अपने हाथ का सामान छोड़कर जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अरे ये क्या हुआ? किसने ये दरवाजा बंद किया है? खोलो, अरे खोलो, कोई मेरी पत्नी अंदर है। शेफाली, शेफाली क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तभी वो दोनों लड़के उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और खिड़की से ये सब उसका पति देख लेता है और शेफाली रोती है। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, मेरे पति बाहर है। खोलो दरवाजा, जाने दो मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे कैसे जाने दें? बार बार थोड़ी मौका मिलता है। ऐसी खाली ट्रेन और अकेली लड़की है। बिल्कुल, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। तभी शेफाली अपना हाथ छुड़ाने के लिए उस लड़के के टांगों के बीच में मार देती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और दूसरा लड़का शेफाली के बाल पकड़कर ट्रेन की खिड़की पर मार देता है। ये देखकर विकास कहता है, रुक जाओ, छोड़ दो मेरी बीवी को। ऐसा मत करो उसके साथ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे। विकास दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इतने में ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के पीछे पीछे भागकर पटरी पर गिरने से विकास की मौत हो जाती है। अपने पति को मरता देख शेफाली पागल हो जाती है और उन लड़कों से अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, तुमने मुझे मेरे पति को मार डाला, तुम भी इसी एक्सप्रेस ट्रेन से मरोगे। एक दिन ये मेरी बद्दुआ है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम में से किसी को। अभी तो जा रही हूँ मैं।
ऐसा कहकर शेफाली बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी की आत्मा भूत और चुड़ैल बनकर अपने बदले के लिए भटकने लगती है। मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं उन दोनों को। मुझे मेरा बदला चाहिए। जब भी वो बदलापुर स्टेशन पर आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। तुम चिंता मत करो, तड़पा तड़पा कर उन्हें मारेंगे और बदलापुर स्टेशन पर आने वाले हर लोगों की मौत हो गई। बदला लेंगे, बदला। ऐसे वर्ष बीतते हैं। वो दोनों लड़के तो आते नहीं हैं। इतने में जो भी बदलापुर स्टेशन पर लोग आते थे उन सबको वो भूत और चुड़ैल एक एक करके मारने लग गई। कुछ सालों में वहां पर सबने आना छोड़ दिया, जिसके बाद अब वहां ट्रेनें भी नहीं रुकती थी। बदलापुर एक्सप्रेस सीधा तेज रफ्तार में भागती थी, लेकिन बदलापुर स्टेशन के अलावा अलग स्टेशन के लोगों को वो भूत और चुड़ैल कुछ नहीं कहते थे और सही सलामत उन्हें उनके स्टेशन पर छोड़ देते थे। 15 साल बीत जाते हैं। बदकिस्मती से वो लड़के इस हादसे को भूल जाते हैं और उसी स्टेशन के उसी बदलापुर एक्सप्रेस में एक साथ बैठे होते हैं और कहते हैं, कमाल की बात है, इतने समय बाद हम इसी स्टेशन से घूमने जा रहे हैं। पर मुझे याद है हमने क्या कांड किया था। मुझे उस औरत के मरते हुए बोल याद आ रहे हैं। जानता है ना तू, उसने हमें धमकी दी थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देख हम कितने सही सलामत इस ट्रेन में बैठे हैं। तभी अचानक से उनकी ट्रेन के डिब्बे की लाइट जलने बुझने लगती है, खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है। अरे अचानक से ये क्या हो रहा है? लगता है वो आ गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, अब मार डालेगी। अरे भागो। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों के सामने भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और उनकी गर्दन पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी वजह से इतनी बेरहमी से मरना पड़ा और मेरे पति के साथ जो हुआ उसका हिसाब तो तुम दोनों को देना पड़ेगा। आज इतने वर्षों से इसी बदले में हूँ मैं, और इस बदले के कारण मैंने और भी लोगों की जान ली है। छोड़ दो हमें जाने दो। हमने उस दिन तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, पर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अपनी गलती के एहसास को अपने तशरीफ में रख। अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तेरे कारण मैं अपनी बीवी से दूर हो गया। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। गाना गा रहा था उस रात, अब गाना एक मैं गाऊंगा। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, दिल में है बदला बहुत सारा दम दमादम। मार डालूंगा तुम दोनों को चटनी बनाकर दम दमादम। बहुत हार्ड जी। सुनिए, हमें इन्हें मार देना चाहिए। थोड़ा गुस्सा शांत कर लो, तड़पाओ इन्हें, फिर एक साथ ट्रेन से फेंक देंगे। ये बोलकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पटक पटक कर मारते हैं, फिर लात भूसे मारते हैं। उसके बाद उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो कट कर मर जाते हैं। उसी के साथ उनका बदला पूरा होता है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद से ये जगह पहले जैसी डरावनी नहीं रही। अब यहाँ फिर से ट्रेन चलने लग गई। धीरे धीरे ये जगह पहले जैसी हो जाएगी। ओह, बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। अच्छा है उन्होंने उन दोनों लड़कों से बदला ले लिया। हाँ ये तो है। वो देखो, तुम्हारी बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। मुझे तो डर लग रहा है इसमें जाने से। चिंता मत करो, अब ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। ऐसा कहकर वो चारों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो भिखारी एक भूत बन जाता है और लालटेन लेकर जोर से हंसने लगता है। मौत के मुंह में जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में ले चलता हूँ। मेरे हस्बैंड यूपी पुलिस में थे। हमारी नई नई शादी हुई थी। ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए हम लोग मेरे हस्बैंड की ड्यूटी के हिसाब से रूम चेंज कर लिया करते थे। कुछ महीने उनकी पोस्टिंग बरेली रहती तो कभी मुरादाबाद या रामपुर। उस दौरान हम बरेली में रहते थे। मेरे हस्बैंड एक वीक के लिए डे नाइट पर थे। एक शाम को मैं सब्जी और ग्रोसरी का सामान खरीदने थैला लेकर रोड पर निकल पड़ी। नया शहर था मेरे लिए और रोड पर कोई सब्जी वाला नहीं दिख रहा था। चलते चलते मैं एक सुनसान रोड पर पहुंच गई। शायद मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए कि सब्जी कहाँ मिलती है। कुछ देर बाद मुंह ढांककर एक औरत आती हुई दिखाई दी।
मैंने उसे रोककर पूछा, सुनिए आंटी जी, मैं यहाँ नई हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं सब्जियाँ कहाँ मिलती हैं? औरत ने अपने चेहरे से साड़ी हटाई तो मैं एकदम से घबरा गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था, जैसे उसका पूरा चेहरा जला हुआ हो। यहाँ से कुछ दूर आगे सब्जी मंडी है, इतना कहकर औरत चली गई। पहले मैंने सोचा किसी और से पूछती हूँ, पर मुझे लगा कि थोड़ा आगे जाकर देख ही लेती हूँ, क्या पता मंडी मुझे मिल जाए। काफी दूर आगे जाने पर एक चौकोर ग्राउंड दिखाई दिया। ऊंची दीवारों पर बड़ा सा गेट लगा हुआ था। जब मैं मंडी के अंदर घुसने ही वाली थी, तभी कोई मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। जब मैं ग्राउंड के अंदर गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई। बाहर से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि अंदर इतनी बड़ी मंडी है। मंडी के अंदर सिर्फ सब्जियां ही नहीं बिक रही थी, मीट, मछली वगैरह की दुकानें भी थीं। शुरुआत में ही एक बड़ी सी अचार की दुकान थी। मैं दुकान के अंदर घुस गई। बहुत बड़ी बड़ी परातों में लगभग हर चीज का अचार रखा हुआ था। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, भाग जाओ यहाँ से। इस बार भी आसपास कोई नहीं था। मैंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और अचार देखने लगी। दुकान के बाहर के हिस्से में दुकानदार खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि थोड़ा अचार चखकर देखूं। जैसे ही मैंने अचार उठाने के लिए हाथ उठाया, अचार के ढेर में से एक जला हुआ हाथ निकला और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उस जले हुए पंजे ने मेरी गर्दन को इस तरह पकड़ रखा था कि मैं आवाज ही नहीं निकाल पा रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर बाहर देखने की कोशिश की तो दुकानदार भी गायब हो चुका था। कोई मदद करो प्लीज। बराबर वाले अचार के ढेर पर चाकू पड़ा हुआ था। मैंने चाकू उठाया और अचार के ढेर से निकले हाथ को काट डाला। तब जाकर उस हाथ ने मेरी गर्दन छोड़ी। मैं तुरंत ही घबराकर दुकान से बाहर निकल गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को फोन कर दूं या तुरंत ही घर लौट जाऊं, पर पता नहीं किस चीज ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा अब सब्जी खरीद कर ही वापस जाऊंगी। कुछ दूरी पर ही एक आदमी आलू प्याज बेच रहा था। मैंने जल्दी से उससे सामान खरीदा और थैले में डालकर आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर मुझे ध्यान आया कि मैंने आलू प्याज वाले को 500 का नोट दे दिया था और बकाया पैसे वापस लेना ही भूल गई। मैं वापस आलू प्याज वाले को ढूंढने पहुंची तो वो वहाँ पर नहीं था। वहाँ एक मटन वाले की दुकान थी। वो कसाई बहुत बुरी तरह से मीट की बोटियां काटने में लगा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे कुछ पूछ लूं, लेकिन वो खुद ही मुझसे बोल पड़ा, कहिए मैडम, काट दूं कुछ आपके लिए भी। उसकी हंसी ने मुझे डरा ही दिया। नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप यहाँ से खाली हाथ तो जाएंगी नहीं। उस कसाई ने अपने बराबर में रखी बाल्टी उठाई जिसमें शायद बकरों का खून भरा हुआ था और उस बाल्टी का खून मेरे मुंह पर फेंक दिया। मैं बुरी तरह घबरा गई और सीधे मंडी के बाहर भागी, लेकिन मंडी का दरवाजा बंद था। किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद किया हुआ था। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने पलटकर देखा तो मंडी में मौजूद सारे दुकानदार भूत प्रेतों में बदल चुके थे। वे जलती हुई लकड़ियां लेकर मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैंने पर्स में से मोबाइल निकालकर अपने हस्बैंड को फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं हिम्मत से काम लूं, वो किसी न किसी को जरूर भेज देंगे। सारे भूत हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे और सबने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मुझे जाने दो, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे कपड़ों में आग लगा दी। मैं बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खोला। बाहर से ताला खुलने की आवाज सुनते ही सारे भूत गायब हो गए। मंडी की दुकानें भी गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उस पूरे ग्राउंड में मैं अकेली हूँ। बाहर से 2 पुलिस वालों ने गेट खोला। उन्हें मेरे हस्बैंड ने भेजा था। मुझे यहाँ से लेकर चलिए, यहाँ भूतों की मंडी। देखिए उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरे ऊपर खून डाला और मुझे जला भी दिया। मैडम, आपके ऊपर ना तो खून है और ना ही आप कहीं से जली हुई हैं। और आप यहाँ इस मैदान में अब क्या कर रही हैं? यह मैदान पिछले 5 सालों से बंद है। पहले कभी यहाँ मंडी लगा करती थी, लेकिन एक बार मंडी में आग लग गई
दिवाली का त्योहार था। मंडी में बहुत भीड़ थी। मंडी में भगदड़ मच गई और कई औरतें और बच्चे कुचलकर मर गए। बहुत सारे लोग जलकर मर गए। चलिए हमारे साथ। लेकिन मैंने यहाँ से सब्जी खरीदी थी, ये देखिए। मैंने थैले में हाथ डालकर सब्जी बाहर निकालनी चाहिए, लेकिन थैले में कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपना पर्स चेक किया। 500 का नोट मेरे पर्स में ही पड़ा हुआ था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं साबित कर सकूं कि मैंने यहाँ मंडी देखी थी। रूम पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने खुद को शीशे में देखा तो कोई खून का निशान नहीं था, ना ही मैं कहीं से जली थी। आज तक मैं किसी को इस घटना के बारे में यकीन नहीं दिला पाई, अपने हस्बैंड को भी नहीं। लेकिन मैं उस घटना को अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाई। अब मुझे किसी भी शहर की मंडी में जाते हुए बहुत डर लगता है। मनोज एक छोटे से शहर में रहने वाला एक जनरेटर ऑपरेटर था। वो अपने छोटे से शहर का एक लौता जनरेटर ऑपरेटर था और इसीलिए हर शादी में शहर वाले मनोज को ही बुलाया करते थे। एक रात जब मनोज एक शादी से अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तब अचानक ही उसे गांव की नदी के पास बैंड बाजे की आवाज आने लगी। वो ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि नदी के पास वाली जमीन एक दलदल बन चुकी थी और कई लोगों की उसमें धंसने की वजह से मौत भी हो चुकी थी। मनोज ने अपनी साइकिल घुमाई और नदी के पास देखने गया कि आखिरकार इतनी रात गए किसकी बारात इतने खतरनाक रास्ते से जा रही थी। मनोज जैसे ही नदी के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नदी के पास एक बारात जा रही थी। बाराती बहुत ही खुश थे और नाच गा रहे थे, मगर सभी बाराती इंसान नहीं बल्कि भूत लग रहे थे, जैसे न जाने कितने वक्त से मरे हुए हों। किसी की स्किन सड़ी हुई थी तो किसी की आंखें गायब थीं और उस बारात ज़बीहा सबसे डरावना लग रहा था। मनोज ये सब देख ही रहा था कि अचानक ही उसकी आंखों के सामने नदी के पास वाली जमीन धंस गई। वो जमीन जिस पर दूल्हा खड़ा था। देखते ही मनोज की चीख निकल गई और सभी बारातियों का ध्यान मनोज पर चला गया। जमीन धंसने की वजह से दूल्हा नदी में गिर चुका था और बाकी के भूतिया बाराती जब दूल्हे को बचाने आगे बढ़े तो जमीन और धंसती चली गई और देखते ही देखते बारात के सभी आदमी उस नदी में गिर गए। इतना बड़ा हादसा सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर हो चुका था और ये सब देखकर मनोज अब बहुत ज्यादा डर गया था। वो जैसे ही वहां से भागने लगा, उसका शरीर पूरी तरह से फ्रीज हो गया। उसकी कोशिश करने के बावजूद उससे खुद को हिलाया नहीं जा रहा था। तभी मनोज को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे देखा तो एक भूतिया औरत उसके पीछे खड़ी रो रही थी। वो मनोज से कहने लगी, भाई साहब, हमारी मदद करो। हम सबके पति मर गए हैं। मेरा बेटा मर गया है, उसकी लाशें निकलवा दो। ये बोलते ही वो औरत जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। उसकी आंखों में देखते देखते मनोज उसके वश में आ गया। धीरे धीरे वो नदी की तरफ जाने लगा और सभी भूतियां औरतें उसके आसपास इकट्ठी होकर जोर जोर से रोने लगी। मनोज नदी में कूदने ही वाला था कि उसका बड़ा भाई दौड़ता हुआ आया और उसने मनोज के ऊपर एक राख जैसी चीज डाल दी। वो राख सर पर पड़ते ही मनोज वापस होश में आ गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। तब तक वो सारी औरतें वहां से गायब हो गई थीं। मनोज का भाई उसे संभाल कर घर ले गया और उसने उसे सुला दिया। सुबह होते ही मनोज की दादी उसके पास आकर बैठी और उसे ये बताया कि जब वो 6 साल की थीं, तब उन्होंने सुना था कि नदी के पास से गुजरने वाली एक बारात के सारे मर्द नदी में गिरकर मर गए थे।
उसके बाद से जो भी लोग रात के समय उस नदी से गुजरे, उनमें से न जाने कितने लोगों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और इसीलिए वहां के लोग रात में वो उस नदी का रास्ता नहीं लेते। मनोज के बड़े भाई ने अपनी दादी को पहले ही बता दिया था कि मनोज के लौटने वाले रास्ते के बीच में वो नदी पड़ेगी, और इसलिए उसकी दादी ने मनोज को बचाने के लिए उसके भाई को वहां पहले ही भेज दिया था। उस दिन के बाद मनोज फिर कभी उस नदी के आसपास भी नहीं भटका। क्या आप भी मनोज की तरह लाइफ में सन 1980 की बात है। सुजानपुर गांव में रहने वाले लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कोई भी घर से बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। वजह थी एक खूनी डायन जो अपने शिकार की हड्डियां तक नहीं छोड़ा करती थी। अंधेरे में निकलने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। हेमंत बेटा, मेरा तो बड़ा ही जी घबरा रहा है। तेरे पिताजी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने वैद्य जी की दवा भी दी है, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तू घबराती क्यों है माई? पिताजी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख, जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। सब कुछ करके देख लिया बेटा, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अच्छा माई तू रो मत, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। बापू जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? तू तो जानता है कि रात के अंधेरे में गांव से निकलने वालों को वो खूनी डायन जिंदा नहीं छोड़ती है। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? तू मेरी फिक्र मत कर माई, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, तब तक तू बापू का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, पर बहुत सावधानी से जाना। मुझसे तेरे बापू की ये हालत देखी नहीं जा रही। इन्हें जल्दी इलाज नहीं मिला तो कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोचकर जी घबरा रहा है। हेमंत अपनी बैलगाड़ी पर लालटेन लटकाकर अंधेरे को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। बैलों की गले की घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। हेमंत को निकले हुए कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे कि तभी गांव की मोड़ पर पुराने बरगद के पास पहुंचकर हेमंत को बीच रास्ते पर काला लबादा ओढ़े एक साया नजर आता है, जिसे देखकर बैल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हे भगवान, ये क्या बला है? कहीं ये वही डायन तो नहीं? इसे देखने के बाद मेरे बैल भी डर रहे हैं। हेमंत हिम्मत जुटाए बैलगाड़ी से नीचे उतरा और हाथों में लालटेन लिए साई के नजदीक पहुंचा। पर जैसे ही लालटेन की रोशनी में हेमंत ने उस साई का चेहरा देखा तो उसका विभस्त चेहरा देखकर हेमंत का कलेजा कांप गया। उसके हाथों से लालटेन गिर चुकी थी और उसकी हृदय विदारक चीख से पूरा वातावरण दहल उठा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसे गए 1.5 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मेरा बेटा आता ही होगा। कुछ देर बाद शांति काकी को बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज नजदीक आती सुनाई पड़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा डॉक्टर बाबू को लेकर लौट आया है। पर बाहर अंधकार में बैलों की घंटियों की आवाज के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हेमंत बेटा, तू आ गया और लालटेन क्यों बुझा रखी है? जल्दी से डॉक्टर बाबू को अंदर लेकर आ जा। तू कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा? आशंकित मन से शांति काकी बैलगाड़ी के नजदीक पहुंचती है, पर बैलगाड़ी पर हेमंत और डॉक्टर बाबू को ना पाकर वो विचलित हो जाती है और हेमंत को ना पाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हेमंत, कहाँ है तू? मेरे बेटे, कोई मदद करो। मेरा बेटा कहाँ चला गया? आज उस डायन ने मेरी कोख में ही डाका डाल दिया। मैं बर्बाद हो गई। मेरा
बहू। बूढ़ी शांति काकी का विलाप गांव वालों के कानों तक साफ पहुंच रहा था। वो समझ चुके थे कि रात के अंधेरे में उस डायन ने एक और घर उजाड़ दिया था। खौफ दिलों में तांडव कर रहा था। ये तो बड़ा ही बुरा हुआ भैया शांति काकी के साथ। जवान बेटे और बीमार पति की मौत का सदमा ना सह सकी बेचारी और अपने प्राण त्याग दिए। कोई चिता जलाने वाला भी नहीं बचा परिवार में, तो हम सबको मिलकर ही करना होगा। सही कहा भैया, उस मनहूस डायन ने आज फिर एक परिवार को निगल लिया। ये सिलसिला कब तक चलेगा आखिर? हमें जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा, नहीं तो अगली बारी हमारी हो सकती है। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। आज अमावस की रात थी। अंधकार पहले से ज्यादा घना हो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की रोने की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। गांव के सुनसान रास्ते पर बैसाखी का सहारा लिए एक अधेड़ व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। सन्नाटे को चीरती उसकी बैसाखी की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हे भगवान, आसमान में तैरती हुई ये क्या बला नीचे आ रही है? ये तो डायन है। डायन, डायन, सरपंच जी बचाइए मुझे। शिकार को देखते ही डायन जैसे ही उसे दबोचने के लिए उसके नजदीक पहुंचती है, तभी ठहर जा कातिल डायन, बहुत हो चुका तेरा खूनी खेल। आज तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। अचानक से अंधेरे में छिपे सरपंच के 8-10 लोग हाथों की मशाल को सुलगा लेते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति के पास खड़ी डायन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सरपंच अपनी बंदूक डायन की तरफ तान देता है। खूनी डायन, ये सब तुझे फंसाने की हमारी योजना थी। आखिरकार तू हमारे जाल में फंस ही गई। बंदूक ताने सरपंच के आदमी घेरा बनाए धीरे धीरे डायन की ओर बढ़ने लगे, पर इससे पहले वो उस तक पहुंचते, डायन उस अपाहिज आदमी को उठाकर हवा में तैरती हुई एक ओर जाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, सरपंच जी। पकड़ो, पकड़ो उस डायन को, बचकर जाने न पाए। अपाहिज व्यक्ति को हवा में उड़ाए डायन पुरानी बरगद की ओर अंधेरे में तैर जाती है। सरपंच और उसके आदमी दौड़कर उस दिशा की तरफ भागते हैं। पीछा करो उसका, वो पुराने बरगद की ओर गई है, जल्दी करो। वो देखो, वो रही उस बरगद के ऊपर। सरपंच अपनी बंदूक से डायन पर निशाना लगाते हैं। बरगद से कोई देह जमीन पर धड़ाम से आ गिरती है। लगता है उस डायन को गोली लगी है और नीचे आ गिरी है। चलो देखते हैं। हे भगवान, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? गोली इस मासूम को लग गई। खूनी डायन, बहुत हो चुका तेरा तांडव। आग लगा दो इस बरगद को, जिंदा जला दो इस पापी डायन को। सरपंच के आदमी बरगद को आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पूरा बरगद जलने लगता है। सरपंच, मूर्ख सरपंच, तू क्या सोचता है मुझे मारना इतना आसान है? आज यहाँ से तू और तेरे आदमी कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। और देखते ही देखते रहस्यमयी तरीके से सरपंच के सारे आदमी एक एक करके चीख मारते हुए गायब होने लगते हैं। अंत में सरपंच की भी चीख सुनाई पड़ती है। भूत और चुड़ैलों की बदलापुर एक्सप्रेस। बदलापुर स्टेशन पर काफी सन्नाटा था। दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं था कि एक आदमी पटरी पर फोन की टॉर्च लिए चला आ रहा था और अचानक से उसी पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस आदमी के चिथड़े कर देती है।
15 साल बाद किंजल, समीर, राशि, अखिल उसी सन्नाटे वाले रेलवे स्टेशन बदलापुर पर आते हैं और कहते हैं, अबे ये तो कैसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन पर ले आया है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हाँ यार, है तो नहीं। मुझे अजीब सा लग रहा है ये स्टेशन। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सालों से ट्रेन ही नहीं चली है। यार हमें वापस चलना चाहिए। तभी डरावनी आवाज में लालटेन लिए एक भिखारी सा उनके पास आता है और कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। यहाँ कई सालों से कोई भी नहीं आया। स्टेशन पर 15 साल से बदलापुर स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। पर कुछ सालों पहले बदलापुर एक्सप्रेस यहाँ रुककर लोगों की जानें लेने लग गई। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भला अगर ऐसा होता तो हमें पता होता। क्यों यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती और क्यों वो बदलापुर एक्सप्रेस सबको मारती थी? अगर तुम्हें इस बदलापुर एक्सप्रेस का पूरा सच जानना है तो आओ, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। ये लो, चाय पीते पीते सुनो। ये आपने सही जुगाड़ किया है। कुछ वर्षों पहले इस बदलापुर एक्सप्रेस पर लोगों की काफी चहल पहल थी। जहाँ खाने पीने के स्टॉल प्लेटफॉर्म पर थे तो कुछ लोग ट्रेन में चढ़कर खाना पीना बेचते थे। चाय ले लो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाला चाय, मलाई मार के चाय ले लो, चाय। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी, गर्मा गर्म आलू पूरी के साथ कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी कचौड़ी। बिरयानी ले लो, बिरयानी, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, मटर पुलाव ऑर्डर करो करो, बिरयानी ले लो, बिरयानी। इस तरह से वो खाने पीने वाले दूसरे डिब्बे में जाकर खाना बेचने लगते हैं। उस दिन उस बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत ही कम जने थे। ज्यादातर डिब्बे खाली थे। उस पूरे डिब्बे में 2 लड़के और उसी के पास वाली सीट पर शेफाली अपने पति विकास के साथ बैठी हुई थी और वो कहते हैं, अरे विकास जी, वो खाने वाला तो चला गया। मुझे उससे कचौड़ी लेनी थी और चाय पीने का मन भी कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है। मैं सामने वाली दुकान से चाय और खाने का कुछ सामान ले आता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आना। ऐसा बोलकर विकास चाय ले लेता है और खाने का सामान लेने के लिए आगे के स्टॉल पर जाता है। इतने में शेफाली के साइड वाली सीट पर बैठे 2 लड़के उसे घूर कर कहते हैं, अरे वाह, कितना खूबसूरत माल है हमारे सामने और हम इधर उधर लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। अरे यार, इस बदलापुर एक्सप्रेस के ज्यादातर डिब्बे तो खाली हैं। चलो शुक्र है सामने ये खूबसूरत परी मिल गई, वो भी अकेले में। इसका पति बाहर गया है अभी। तो देर किस बात की, क्यों न मौके का फायदा उठाया जाए और इसे अपना बनाया जाए। चल फिर थोड़े मजे करते हैं। ये बोलकर दोनों लड़के दोनों तरफ से ट्रेन के दरवाजों को बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करता हुआ देख विकास देख लेता है और अपने हाथ का सामान छोड़कर जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अरे ये क्या हुआ? किसने ये दरवाजा बंद किया है? खोलो, अरे खोलो, कोई मेरी पत्नी अंदर है। शेफाली, शेफाली क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तभी वो दोनों लड़के उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और खिड़की से ये सब उसका पति देख लेता है और शेफाली रोती है। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, मेरे पति बाहर है। खोलो दरवाजा, जाने दो मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे कैसे जाने दें? बार बार थोड़ी मौका मिलता है। ऐसी खाली ट्रेन और अकेली लड़की है। बिल्कुल, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। तभी शेफाली अपना हाथ छुड़ाने के लिए उस लड़के के टांगों के बीच में मार देती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और दूसरा लड़का शेफाली के बाल पकड़कर ट्रेन की खिड़की पर मार देता है। ये देखकर विकास कहता है, रुक जाओ, छोड़ दो मेरी बीवी को। ऐसा मत करो उसके साथ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे। विकास दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इतने में ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के पीछे पीछे भागकर पटरी पर गिरने से विकास की मौत हो जाती है। अपने पति को मरता देख शेफाली पागल हो जाती है और उन लड़कों से अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, तुमने मुझे मेरे पति को मार डाला। तुम भी इसी एक्सप्रेस ट्रेन से मरोगे एक दिन। ये मेरी बद्दुआ है। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम में से किसी को। अभी तो जा रही हूँ मैं। ऐसा कहकर शेफाली बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी की आत्मा भूत और चुड़ैल बनकर अपने बदले के लिए भटकने लगती है। मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं उन दोनों को। मुझे मेरा बदला चाहिए।
जब भी वो बदलापुर स्टेशन पर आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। तुम चिंता मत करो, तड़पा तड़पा कर उन्हें मारेंगे और बदलापुर स्टेशन पर आने वाले हर लोगों की मौत हो गई। बदला लेंगे, बदला। ऐसे वर्ष बीतते हैं, वो दोनों लड़के तो आते नहीं हैं। इतने में जो भी बदलापुर स्टेशन पर लोग आते थे उन सबको वो भूत और चुड़ैल एक एक करके मारने लग गई। कुछ सालों में वहाँ पर सबने आना छोड़ दिया, जिसके बाद अब वहाँ ट्रेनें भी नहीं रुकती थी। बदलापुर एक्सप्रेस सीधा तेज रफ्तार में भागती थी, लेकिन बदलापुर स्टेशन के अलावा अलग स्टेशन के लोगों को वो भूत और चुड़ैल कुछ नहीं कहते थे और सही सलामत उन्हें उनके स्टेशन पर छोड़ देते थे। 15 साल बीत जाते हैं। बदकिस्मती से वो लड़के इस हादसे को भूल जाते हैं और उसी स्टेशन के उसी बदलापुर एक्सप्रेस में एक साथ बैठे होते हैं और कहते हैं, कमाल की बात है, इतने समय बाद हम इसी स्टेशन से घूमने जा रहे हैं। पर मुझे याद है हमने क्या कांड किया था। मुझे उस औरत के मरते हुए बोल याद आ रहे हैं। जानता है ना तू, उसने हमें धमकी दी थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देख हम कितने सही सलामत इस ट्रेन में बैठे हैं। तभी अचानक से उनकी ट्रेन के डिब्बे की लाइट जलने बुझने लगती है, खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है। अरे अचानक से ये क्या हो रहा है? लगता है वो आ गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, अब मार डालेगी। अरे भागो। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों के सामने भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और उनकी गर्दन पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी वजह से इतनी बेरहमी से मरना पड़ा और मेरे पति के साथ जो हुआ उसका हिसाब तो तुम दोनों को देना पड़ेगा। आज इतने वर्षों से इसी बदले में हूँ मैं, और इस बदले के कारण मैंने और भी लोगों की जान ली है। छोड़ दो हमें जाने दो। हमने उस दिन तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, पर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अपनी गलती के एहसास को अपने तशरीफ में रख। अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तेरे कारण मैं अपनी बीवी से दूर हो गया। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। गाना गा रहा था उस रात, अब गाना एक मैं गाऊंगा। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, दिल में है बदला बहुत सारा दम दमादम। मार डालूंगा तुम दोनों को चटनी बनाकर दम दमादम। बहुत हार्ड जी, सुनिए हमें इन्हें मार देना चाहिए। थोड़ा गुस्सा शांत कर लो, तड़पाओ इन्हें, फिर एक साथ ट्रेन से फेंक देंगे। ये बोलकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पटक पटक कर मारते हैं, फिर लात घूंसे मारते हैं। उसके बाद उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो कट कर मर जाते हैं। उसी के साथ उनका बदला पूरा होता है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद से ये जगह पहले जैसी डरावनी नहीं रही। अब यहाँ फिर से ट्रेन चलने लग गई। धीरे धीरे ये जगह पहले जैसी हो जाएगी। ओह, बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। अच्छा है उन्होंने उन दोनों लड़कों से बदला ले लिया। हाँ ये तो है। वो देखो, तुम्हारी बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। मुझे तो डर लग रहा है इसमें जाने से। चिंता मत करो, अब ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। ऐसा कहकर वो चारों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो भिखारी एक भूत बन जाता है और लालटेन लेकर जोर से हंसने लगता है। मौत के मुंह में जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में ले चलता हूँ। मेरे हस्बैंड यूपी पुलिस में थे। हमारी नई नई शादी हुई थी। ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए हम लोग मेरे हस्बैंड की ड्यूटी के हिसाब से रूम चेंज कर लिया करते थे। कुछ महीने उनकी पोस्टिंग बरेली रहती तो कभी मुरादाबाद या रामपुर। उस दौरान हम बरेली में रहते थे। मेरे हस्बैंड एक वीक के लिए डे नाइट पर थे। एक शाम को मैं सब्जी और ग्रोसरी का सामान खरीदने थैला लेकर रोड पर निकल पड़ी। नया शहर था मेरे लिए और रोड पर कोई सब्जी वाला नहीं दिख रहा था। चलते चलते मैं एक सुनसान रोड पर पहुंच गई। शायद मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए कि सब्जी कहाँ मिलती है। कुछ देर बाद मुंह ढांककर एक औरत आती हुई दिखाई दी। मैंने उसे रोककर पूछा, सुनिए आंटी जी, मैं यहाँ नई हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं सब्जियाँ कहाँ मिलती हैं? औरत ने अपने चेहरे से साड़ी हटाई तो मैं एकदम से घबरा गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा
बहुत भयानक था, जैसे उसका पूरा चेहरा जला हुआ हो। यहाँ से कुछ दूर आगे सब्जी मंडी है। इतना कहकर औरत चली गई। पहले मैंने सोचा किसी और से पूछती हूँ, पर मुझे लगा कि थोड़ा आगे जाकर देख ही लेती हूँ, क्या पता मंडी मुझे मिल जाए। काफी दूर आगे जाने पर एक चौकोर ग्राउंड दिखाई दिया। ऊंची दीवारों पर बड़ा सा गेट लगा हुआ था। जब मैं मंडी के अंदर घुसने ही वाली थी, तभी कोई मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। जब मैं ग्राउंड के अंदर गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई। बाहर से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि अंदर इतनी बड़ी मंडी है। मंडी के अंदर सिर्फ सब्जियां ही नहीं बिक रही थी, मीट, मछली वगैरह की दुकानें भी थीं। शुरुआत में ही एक बड़ी सी अचार की दुकान थी। मैं दुकान के अंदर घुस गई। बहुत बड़ी बड़ी परातों में लगभग हर चीज का अचार रखा हुआ था। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, भाग जाओ यहाँ से। इस बार भी आसपास कोई नहीं था। मैंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और अचार देखने लगी। दुकान के बाहर के हिस्से में दुकानदार खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि थोड़ा अचार चक्कर देखूं। जैसे ही मैंने अचार उठाने के लिए हाथ उठाया, अचार के ढेर में से एक जला हुआ हाथ निकला और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उस जले हुए पंजे ने मेरी गर्दन को इस तरह पकड़ रखा था कि मैं आवाज ही नहीं निकाल पा रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर बाहर देखने की कोशिश की तो दुकानदार भी गायब हो चुका था। कोई मदद करो प्लीज। बराबर वाले अचार के ढेर पर चाकू पड़ा हुआ था। मैंने चाकू उठाया और अचार के ढेर से निकले हाथ को काट डाला। तब जाकर उस हाथ ने मेरी गर्दन छोड़ी। मैं तुरंत ही घबराकर दुकान से बाहर निकल गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को फोन कर दूं या तुरंत ही घर लौट जाऊं, पर पता नहीं किस चीज ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा अब सब्जी खरीद कर ही वापस जाऊंगी। कुछ दूरी पर ही एक आदमी आलू प्याज बेच रहा था। मैंने जल्दी से उससे सामान खरीदा और थैली में डालकर आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर मुझे ध्यान आया कि मैंने आलू प्याज वाले को 500 का नोट दे दिया था और बकाया पैसे वापस लेना ही भूल गई। मैं वापस आलू प्याज वाले को ढूंढने पहुंची तो वो वहाँ पर नहीं था। वहाँ एक मटन वाले की दुकान थी। वो कसाई बहुत बुरी तरह से मीट की बोटियां काटने में लगा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे कुछ पूछ लूं, लेकिन वो खुद ही मुझसे बोल पड़ा, कहिए मैडम, काट दूं कुछ आपके लिए भी। उसकी हंसी ने मुझे डरा ही दिया। नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप यहाँ से खाली हाथ तो जाएंगी नहीं। उस कसाई ने अपने बराबर में रखी बाल्टी उठाई जिसमें शायद बकरों का खून भरा हुआ था और उस बाल्टी का खून मेरे मुंह पर फेंक दिया। मैं बुरी तरह घबरा गई और सीधे मंडी के बाहर भागी, लेकिन मंडी का दरवाजा बंद था। किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद किया हुआ था। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने पलटकर देखा तो मंडी में मौजूद सारे दुकानदार भूत प्रेतों में बदल चुके थे। वे जलती हुई लकड़ियां लेकर मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैंने पर्स में से मोबाइल निकालकर अपने हस्बैंड को फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं हिम्मत से काम लूं, वो किसी न किसी को जरूर भेज देंगे। सारे भूत हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे और सबने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मुझे जाने दो, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे कपड़ों में आग लगा दी। मैं बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खोला। बाहर से ताला खुलने की आवाज सुनते ही सारे भूत गायब हो गए। मंडी की दुकानें भी गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उस पूरे ग्राउंड में मैं अकेली हूँ। बाहर से 2 पुलिस वालों ने गेट खोला। उन्हें मेरे हस्बैंड ने भेजा था। मुझे यहाँ से लेकर चलिए, यहाँ भूतों की मंडी। देखिए उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरे ऊपर खून डाला और मुझे जला भी दिया। मैडम, आपके ऊपर ना तो खून है और ना ही आप कहीं से जली हुई हैं। और आप यहाँ इस मैदान में अब क्या कर रही हैं? यह मैदान पिछले 5 सालों से बंद है। पहले कभी यहाँ मंडी लगा करती थी, लेकिन एक बार मंडी में आग लग गई। दिवाली का त्योहार था, मंडी में बहुत भीड़ थी। मंडी में भगदड़ मच गई और कई औरतें और बच्चे कुचलकर मर गए। बहुत सारे लोग जलकर मर गए। चलिए हमारे साथ। लेकिन मैंने यहाँ से सब्जी खरीदी थी, ये देखिए।
मैंने थैले में हाथ डालकर सब्जी बाहर निकालनी चाहिए, लेकिन थैले में कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपना पर्स चेक किया। 500 का नोट मेरे पर्स में ही पड़ा हुआ था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं साबित कर सकूं कि मैंने यहाँ मंडी देखी थी। रूम पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने खुद को शीशे में देखा तो कोई खून का निशान नहीं था, ना ही मैं कहीं से जली थी। आज तक मैं किसी को उस घटना के बारे में यकीन नहीं दिला पाई, अपने हस्बैंड को भी नहीं, लेकिन मैं उस घटना को अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाई। अब मुझे किसी भी शहर की मंडी में जाते हुए बहुत डर लगता है। मनोज एक छोटे से शहर में रहने वाला एक जनरेटर ऑपरेटर था। वो अपने छोटे से शहर का इकलौता जनरेटर ऑपरेटर था और इसीलिए हर शादी में शहर वाले मनोज को ही बुलाया करते थे। एक रात जब मनोज एक शादी से अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तब अचानक ही उसे गांव की नदी के पास बैंड बाजे की आवाज आने लगी। वो ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि नदी के पास वाली जमीन एक दलदल बन चुकी थी और कई लोगों की उसमें धंसने की वजह से मौत भी हो चुकी थी। मनोज ने अपनी साइकिल घुमाई और नदी के पास देखने गया कि आखिरकार इतनी रात गए किसकी बारात इतने खतरनाक रास्ते से जा रही थी। मनोज जैसे ही नदी के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नदी के पास एक बारात जा रही थी। बाराती बहुत ही खुश थे और नाच गा रहे थे, मगर सभी बाराती इंसान नहीं बल्कि भूत लग रहे थे, जैसे न जाने कितने वक्त से मरे हुए हों। किसी की स्किन सड़ी हुई थी तो किसी की आंखें गायब थीं और उस बारात का दूल्हा सबसे डरावना लग रहा था। मनोज ये सब देख ही रहा था कि अचानक ही उसकी आंखों के सामने नदी के पास वाली जमीन धंस गई। वो जमीन जिस पर दूल्हा खड़ा था, देखते ही मनोज की चीख निकल गई और सभी बारातियों का ध्यान मनोज पर चला गया। जमीन धंसने की वजह से दूल्हा नदी में गिर चुका था और बाकी के भूतिया बाराती जब दूल्हे को बचाने आगे बढ़े तो जमीन और धंसती चली गई और देखते ही देखते बारात के सभी आदमी उस नदी में गिर गए। इतना बड़ा हादसा सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर हो चुका था और ये सब देखकर मनोज अब बहुत ज्यादा डर गया था। वो जैसे ही वहां से भागने लगा, उसका शरीर पूरी तरह से फ्रीज हो गया। उसकी कोशिश करने के बावजूद उससे खुद को हिलाया नहीं जा रहा था। तभी मनोज को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे देखा तो एक भूतिया औरत उसके पीछे खड़ी रो रही थी। वो मनोज से कहने लगी, भाई साहब, हमारी मदद करो। हम सबके पति मर गए हैं। मेरा बेटा मर गया है, उसकी लाशें निकलवा दो। ये बोलते ही वो औरत जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। उसकी आंखों में देखते देखते मनोज उसके वश में आ गया। धीरे धीरे वो नदी की तरफ जाने लगा और सभी भूतियां औरतें उसके आसपास इकट्ठी होकर जोर जोर से रोने लगी। मनोज नदी में कूदने ही वाला था कि उसका बड़ा भाई दौड़ता हुआ आया और उसने मनोज के ऊपर एक राख जैसी चीज डाल दी। वो राख सर पर पड़ते ही मनोज वापस होश में आ गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। तब तक वो सारी औरतें वहां से गायब हो गई थीं। मनोज का भाई उसे संभाल कर घर ले गया और उसने उसे सुला दिया। सुबह होते ही मनोज की दादी उसके पास आकर बैठी और उसे ये बताया कि जब वो 6 साल की थीं, तब उन्होंने सुना था कि नदी के पास से गुजरने वाली एक बारात के सारे मर्द नदी में गिरकर मर गए थे। उसके बाद से जो भी लोग रात के समय उस नदी से गुजरे, उनमें से न जाने कितने लोगों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और इसीलिए वहां के लोग
रात में वो उस नदी का रास्ता नहीं लेते। मनोज के बड़े भाई ने अपनी दादी को पहले ही बता दिया था कि मनोज के लौटने वाले रास्ते के बीच में वो नदी पड़ेगी, और इसलिए उसकी दादी ने मनोज को बचाने के लिए उसके भाई को वहां पहले ही भेज दिया था। उस दिन के बाद मनोज फिर कभी उस नदी के आसपास भी नहीं भटका। क्या आप भी मनोज की तरह लाइफ में सन 1980 की बात है। सुजानपुर गांव में रहने वाले लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कोई भी घर से बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। वजह थी एक खूनी डायन जो अपने शिकार की हड्डियां तक नहीं छोड़ा करती थी। अंधेरे में निकलने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। हेमंत बेटा, मेरा तो बड़ा ही जी घबरा रहा है। तेरे पिताजी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने वैद्य जी की दवा भी दी है, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तू घबराती क्यों है माई? पिताजी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख, जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। सब कुछ करके देख लिया बेटा, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अच्छा माई तू रो मत, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। बापू जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? तू तो जानता है कि रात के अंधेरे में गांव से निकलने वालों को वो खूनी डायन जिंदा नहीं छोड़ती है। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? तू मेरी फिक्र मत कर माई, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, तब तक तू बापू का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, पर बहुत सावधानी से जाना। मुझसे तेरे बापू की ये हालत देखी नहीं जा रही। इन्हें जल्दी इलाज नहीं मिला तो कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोचकर जी घबरा रहा है। हेमंत अपनी बैलगाड़ी पर लालटेन लटकाकर अंधेरे को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। बैलों की गले की घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। हेमंत को निकले हुए कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे कि तभी गांव की मोड़ पर पुराने बरगद के पास पहुंचकर हेमंत को बीच रास्ते पर काला लबादा ओढ़े एक साया नजर आता है, जिसे देखकर बैल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हे भगवान, ये क्या बला है? कहीं ये वही डायन तो नहीं? इसे देखने के बाद मेरे बैल भी डर रहे हैं। हेमंत हिम्मत जुटाए बैलगाड़ी से नीचे उतरा और हाथों में लालटेन लिए साई के नजदीक पहुंचा। पर जैसे ही लालटेन की रोशनी में हेमंत ने उस साई का चेहरा देखा तो उसका विभस्त चेहरा देखकर हेमंत का कलेजा कांप गया। उसके हाथों से लालटेन गिर चुकी थी और उसकी हृदय विदारक चीख से पूरा वातावरण दहल उठा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसे गए 1.5 घंटे गुजर चुके हैं, पर अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मेरा बेटा आता ही होगा। कुछ देर बाद शांति काकी को बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज नजदीक आती सुनाई पड़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा डॉक्टर बाबू को लेकर लौट आया है। पर बाहर अंधकार में बैलों की घंटियों की आवाज के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हेमंत बेटा, तू आ गया और लालटेन क्यों बुझा रखी है? जल्दी से डॉक्टर बाबू को अंदर लेकर आ जा। तू कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा? आशंकित मन से शांति काकी बैलगाड़ी के नजदीक पहुंचती है, पर बैलगाड़ी पर हेमंत और डॉक्टर बाबू को ना पाकर वो विचलित हो जाती है और हेमंत को ना पाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हेमंत, कहाँ है तू? मेरे बेटे, कोई मदद करो। मेरा बेटा कहाँ चला गया? आज उस डायन ने मेरी कोख में ही डाका डाल दिया। मैं बर्बाद हो गई। मेरा जवान बेटा। बहू। बूढ़ी शांति काकी का विलाप गांव वालों के कानों तक साफ पहुंच रहा था।
वो समझ चुके थे कि रात के अंधेरे में उस डायन ने एक और घर उजाड़ दिया था। खौफ दिलों में तांडव कर रहा था। ये तो बड़ा ही बुरा हुआ भैया शांति काकी के साथ। जवान बेटे हो, बीमार पति की मौत का सदमा ना सह सकी बेचारी और अपने प्राण त्याग दिए। कोई चिता जलाने वाला भी नहीं बचा परिवार में, तो हम सबको मिलकर ही करना होगा। सही कहा भैया, उस मनहूस डायन ने आज फिर एक परिवार को निगल लिया। ये सिलसिला कब तक चलेगा आखिर? हमें जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा, नहीं तो अगली बारी हमारी हो सकती है। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। आज अमावस की रात थी। अंधकार पहले से ज्यादा घना हो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की रोने की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। गांव के सुनसान रास्ते पर बैसाखी का सहारा लिए एक अधेड़ व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। सन्नाटे को चीरती उसकी बैसाखी की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हे भगवान, आसमान में तैरती हुई ये क्या बला नीचे आ रही है? ये तो डायन है। डायन, डायन, सरपंच जी बचाइए मुझे। शिकार को देखते ही डायन जैसे ही उसे दबोचने के लिए उसके नजदीक पहुंचती है कि तभी ठहर जा कातिल डायन, बहुत हो चुका तेरा खूनी खेल। आज तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। अचानक से अंधेरे में छिपे सरपंच के 8-10 लोग हाथों की मशाल को सुलगा लेते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति के पास खड़ी डायन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सरपंच अपनी बंदूक डायन की तरफ तान देता है। खूनी डायन, ये सब तुझे फंसाने की हमारी योजना थी। आखिरकार तू हमारे जाल में फंस ही गई। बंदूक ताने सरपंच के आदमी घेरा बनाए धीरे धीरे डायन की ओर बढ़ने लगे, पर इससे पहले वो उस तक पहुंचते, डायन उस अपाहिज आदमी को उठाकर हवा में तैरती हुई एक ओर जाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, सरपंच जी। पकड़ो, पकड़ो उस डायन को, बचकर जाने न पाए। अपाहिज व्यक्ति को हवा में उड़ाए डायन पुरानी बरगद की ओर अंधेरे में तैर जाती है। सरपंच और उसके आदमी दौड़कर उस दिशा की तरफ भागते हैं। पीछा करो उसका, वो पुराने बरगद की ओर गई है, जल्दी करो। वो देखो, वो रही उस बरगद के ऊपर। सरपंच अपनी बंदूक से डायन पर निशाना लगाते हैं। बरगद से कोई देह जमीन पर धड़ाम से आ गिरती है। लगता है उस डायन को गोली लगी है और नीचे आ गिरी है। चलो देखते हैं। हे भगवान, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? गोली इस मासूम को लग गई। खूनी डायन, बहुत हो चुका तेरा तांडव। आग लगा दो इस बरगद को, जिंदा जला दो इस पापी डायन को। सरपंच के आदमी बरगद को आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पूरा बरगद जलने लगता है। सरपंच, मूर्ख सरपंच, तू क्या सोचता है मुझे मारना इतना आसान है? आज यहाँ से तू और तेरे आदमी कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। और देखते ही देखते रहस्यमयी तरीके से सरपंच के सारे आदमी एक एक करके चीख मारते हुए गायब होने लगते हैं। अंत में सरपंच की भी चीख सुनाई पड़ती है। भूत और चुड़ैलों की बदलापुर एक्सप्रेस। बदलापुर स्टेशन पर काफी सन्नाटा था। दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था कि एक आदमी पटरी पर फोन की टॉर्च लिए चला आ रहा था और अचानक से उसी पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस आदमी के चिथड़े कर देती है। 15 साल बाद किंजल, समीर, राशि, अखिल उसी सन्नाटे वाले रेलवे स्टेशन बदलापुर पर आते हैं और कहते हैं,
अबे ये तो कैसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन पर ले आया है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हाँ यार, है तो नहीं। मुझे अजीब सा लग रहा है ये स्टेशन। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सालों से ट्रेन ही नहीं चली है। यार हमें वापस चलना चाहिए। तभी डरावनी आवाज में लालटेन लिए एक भिखारी सा उनके पास आता है और कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। यहाँ कई सालों से कोई भी नहीं आया। स्टेशन पर 15 साल से बदलापुर स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। और कुछ सालों पहले बदलापुर एक्सप्रेस यहाँ रुककर लोगों की जानें लेने लग गई। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भला अगर ऐसा होता तो हमें पता होता। क्यों यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती और क्यों वो बदलापुर एक्सप्रेस सबको मारती थी? अगर तुम्हें इस बदलापुर एक्सप्रेस का पूरा सच जानना है तो आओ, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। ये लो, चाय पीते पीते सुनो। ये आपने सही जुगाड़ किया है। कुछ वर्षों पहले इस बदलापुर एक्सप्रेस पर लोगों की काफी चहल पहल थी। जहाँ खाने पीने के स्टॉल प्लेटफॉर्म पर थे तो कुछ लोग ट्रेन में चढ़कर खाना पीना बेचते थे। चाय ले लो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाला चाय, मलाई मार के चाय ले लो, चाय। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी, गर्मा गर्म आलू पूरी के साथ कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी कचौड़ी। बिरयानी ले लो, बिरयानी, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, मटर पुलाव ऑर्डर करो करो, बिरयानी ले लो, बिरयानी। इस तरह से वो खाने पीने वाले दूसरे डिब्बे में जाकर खाना बेचने लगते हैं। उस दिन उस बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत ही कम जने थे। ज्यादातर डिब्बे खाली थे। उस पूरे डिब्बे में 2 लड़के और उसी के पास वाली सीट पर शेफाली अपने पति विकास के साथ बैठी हुई थी और वो कहते हैं, अरे विकास जी, वो खाने वाला तो चला गया। मुझे उससे कचौड़ी लेनी थी और चाय पीने का मन भी कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है। मैं सामने वाली दुकान से चाय और खाने का कुछ सामान ले आता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आना। ऐसा बोलकर विकास चाय ले लेता है और खाने का सामान लेने के लिए आगे के स्टॉल पर जाता है। इतने में शेफाली के साइड वाली सीट पर बैठे 2 लड़के उसे घूर कर कहते हैं, अरे वाह, कितना खूबसूरत माल है हमारे सामने और हम इधर उधर लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। अरे यार, इस बदलापुर एक्सप्रेस के ज्यादातर डिब्बे तो खाली हैं। चलो शुक्र है सामने ये खूबसूरत परी मिल गई। वो भी अकेले में, इसका पति बाहर गया है अभी। तो देर किस बात की, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और इसे अपना बनाया जाए। चल फिर थोड़े मजे करते हैं। ये बोलकर दोनों लड़के दोनों तरफ से ट्रेन के दरवाजों को बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करता हुआ देख विकास देख लेता है और अपने हाथ का सामान छोड़कर जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अरे ये क्या हुआ? किसने ये दरवाजा बंद किया है? खोलो, अरे खोलो, कोई मेरी पत्नी अंदर है। शेफाली, शेफाली क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तभी वो दोनों लड़के उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और खिड़की से ये सब उसका पति देख लेता है और शेफाली रोती है। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, मेरे पति बाहर है। खोलो दरवाजा, जाने दो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे कैसे जाने दें? बार बार थोड़ी मौका मिलता है। ऐसी खाली ट्रेन और अकेली लड़की है। बिल्कुल, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। तभी शेफाली अपना हाथ छुड़ाने के लिए उस लड़के के टांगों के बीच में मार देती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और दूसरा लड़का शेफाली के बाल पकड़कर ट्रेन की खिड़की पर मार देता है। ये देखकर विकास कहता है, रुक जाओ, छोड़ दो मेरी बीवी को। ऐसा मत करो उसके साथ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे। विकास दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इतने में ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के पीछे पीछे भागकर पटरी पर गिरने से विकास की मौत हो जाती है। अपने पति को मरता देख शेफाली पागल हो जाती है और उन लड़कों से अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, तुमने मुझे, मेरे पति को मार डाला। तुम भी इसी एक्सप्रेस ट्रेन से मरोगे एक दिन। ये मेरी बद्दुआ है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम में से किसी को। अभी तो जा रही हूँ मैं। ऐसा कहकर शेफाली बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी की आत्मा भूत और चुड़ैल बनकर अपने बदले के लिए भटकने लगती है। मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं उन दोनों को। मुझे मेरा बदला चाहिए।
जब भी वो बदलापुर स्टेशन पर आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। तुम चिंता मत करो, तड़पा तड़पा कर उन्हें मारेंगे और बदलापुर स्टेशन पर आने वाले हर लोगों की मौत हो गई। बदला लेंगे, बदला। ऐसे वर्ष बीतते हैं, वो दोनों लड़के तो आते नहीं हैं। इतने में जो भी बदलापुर स्टेशन पर लोग आते थे उन सबको वो भूत और चुड़ैल एक एक करके मारने लग गई। कुछ सालों में वहाँ पर सबने आना छोड़ दिया, जिसके बाद अब वहाँ ट्रेनें भी नहीं रुकती थी। बदलापुर एक्सप्रेस सीधा तेज रफ्तार में भागती थी, लेकिन बदलापुर स्टेशन के अलावा अलग स्टेशन के लोगों को वो भूत और चुड़ैल कुछ नहीं कहते थे और सही सलामत उन्हें उनके स्टेशन पर छोड़ देते थे। 15 साल बीत जाते हैं। बदकिस्मती से वो लड़के इस हादसे को भूल जाते हैं और उसी स्टेशन के उसी बदलापुर एक्सप्रेस में एक साथ बैठे होते हैं और कहते हैं, कमाल की बात है, इतने समय बाद हम इसी स्टेशन से घूमने जा रहे हैं। पर मुझे याद है हमने क्या कांड किया था। मुझे उस औरत के मरते हुए बोल याद आ रहे हैं। जानता है ना तू, उसने हमें धमकी दी थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देख हम कितने सही सलामत इस ट्रेन में बैठे हैं। तभी अचानक से उनकी ट्रेन के डिब्बे की लाइट जलने बुझने लगती है, खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है। अरे अचानक से ये क्या हो रहा है? लगता है वो आ गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, अब मार डालेगी। अरे भागो। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों के सामने भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और उनकी गर्दन पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी वजह से इतनी बेरहमी से मरना पड़ा और मेरे पति के साथ जो हुआ उसका हिसाब तो तुम दोनों को देना पड़ेगा। आज इतने वर्षों से इसी बदले में हूँ मैं, और इस बदले के कारण मैंने और भी लोगों की जान ली है। छोड़ दो हमें जाने दो। हमने उस दिन तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, पर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अपनी गलती के एहसास को अपने तशरीफ में रख। अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तेरे कारण मैं अपनी बीवी से दूर हो गया। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। गाना गा रहा था उस रात, अब गाना एक मैं गाऊंगा। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, दिल में है बदला बहुत सारा दम दमादम। मार डालूंगा तुम दोनों को चटनी बनाकर दम दमादम। बहुत हार्ड जी, सुनिए हमें इन्हें मार देना चाहिए। थोड़ा गुस्सा शांत कर लो, तड़पाओ इन्हें, फिर एक साथ ट्रेन से फेंक देंगे। ये बोलकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पटक पटक कर मारते हैं, फिर लात भूसे मारते हैं। उसके बाद उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो कट कर मर जाते हैं। उसी के साथ उनका बदला पूरा होता है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद से ये जगह पहले जैसी डरावनी नहीं रही। अब यहाँ फिर से ट्रेन चलने लग गई। धीरे धीरे ये जगह पहले जैसी हो जाएगी। ओह, बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। अच्छा है उन्होंने उन दोनों लड़कों से बदला ले लिया। हाँ ये तो है। वो देखो, तुम्हारी बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। मुझे तो डर लग रहा है इसमें जाने से। चिंता मत करो, अब ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। ऐसा कहकर वो चारों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो भिखारी एक भूत बन जाता है और लालटेन लेकर जोर से हंसने लगता है। मौत के मुंह में जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में ले चलता हूँ। मेरे हस्बैंड यूपी पुलिस में थे। हमारी नई नई शादी हुई थी। ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए हम लोग मेरे हस्बैंड की ड्यूटी के हिसाब से रूम चेंज कर लिया करते थे। कुछ महीने उनकी पोस्टिंग बरेली रहती तो कभी मुरादाबाद या रामपुर। उस दौरान हम बरेली में रहते थे। मेरे हस्बैंड एक वीक के लिए डे नाइट पर थे। एक शाम को मैं सब्जी और ग्रोसरी का सामान खरीदने थैला लेकर रोड पर निकल पड़ी। नया शहर था मेरे लिए और रोड पर कोई सब्जी वाला नहीं दिख रहा था। चलते चलते मैं एक सुनसान रोड पर पहुंच गई। शायद मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए कि सब्जी कहाँ मिलती है। कुछ देर बाद मुंह ढांककर एक औरत आती हुई दिखाई दी। मैंने उसे रोककर पूछा, सुनिए आंटी जी, मैं यहाँ नई हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं सब्जियाँ कहाँ मिलती हैं? औरत ने अपने चेहरे से साड़ी हटाई तो मैं एकदम से घबरा गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा
बहुत भयानक था, जैसे उसका पूरा चेहरा जला हुआ हो। यहाँ से कुछ दूर आगे सब्जी मंडी है। इतना कहकर औरत चली गई। पहले मैंने सोचा किसी और से पूछती हूँ, पर मुझे लगा कि थोड़ा आगे जाकर देख ही लेती हूँ, क्या पता मंडी मुझे मिल जाए। काफी दूर आगे जाने पर एक चौकोर ग्राउंड दिखाई दिया। ऊंची दीवारों पर बड़ा सा गेट लगा हुआ था। जब मैं मंडी के अंदर घुसने ही वाली थी, तभी कोई मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। जब मैं ग्राउंड के अंदर गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई। बाहर से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि अंदर इतनी बड़ी मंडी है। मंडी के अंदर सिर्फ सब्जियां ही नहीं बिक रही थी, मीट मछली वगैरह की दुकानें भी थीं। शुरुआत में ही एक बड़ी सी अचार की दुकान थी। मैं दुकान के अंदर घुस गई। बहुत बड़ी बड़ी परातों में लगभग हर चीज का अचार रखा हुआ था। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, भाग जाओ यहाँ से। इस बार भी आसपास कोई नहीं था। मैंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और अचार देखने लगी। दुकान के बाहर के हिस्से में दुकानदार खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि थोड़ा अचार चक्कर देखूं। जैसे ही मैंने अचार उठाने के लिए हाथ उठाया, अचार के ढेर में से एक जला हुआ हाथ निकला और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उस जले हुए पंजे ने मेरी गर्दन को इस तरह पकड़ रखा था कि मैं आवाज ही नहीं निकाल पा रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर बाहर देखने की कोशिश की तो दुकानदार भी गायब हो चुका था। कोई मदद करो प्लीज। बराबर वाले अचार के ढेर पर चाकू पड़ा हुआ था। मैंने चाकू उठाया और अचार के ढेर से निकले हाथ को काट डाला। तब जाकर उस हाथ ने मेरी गर्दन छोड़ी। मैं तुरंत ही घबराकर दुकान से बाहर निकल गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को फोन कर दूं या तुरंत ही घर लौट जाऊं, पर पता नहीं किस चीज ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा अब सब्जी खरीद कर ही वापस जाऊंगी। कुछ दूरी पर ही एक आदमी आलू प्याज बेच रहा था। मैंने जल्दी से उससे सामान खरीदा और थैले में डालकर आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर मुझे ध्यान आया कि मैंने आलू प्याज वाले को 500 का नोट दे दिया था और बकाया पैसे वापस लेना ही भूल गई। मैं वापस आलू प्याज वाले को ढूंढने पहुंची तो वो वहाँ पर नहीं था। वहाँ एक मटन वाले की दुकान थी। वो कसाई बहुत बुरी तरह से मीट की बोटियां काटने में लगा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे कुछ पूछ लूं, लेकिन वो खुद ही मुझसे बोल पड़ा, कहिए मैडम, काट दूं कुछ आपके लिए भी। उसकी हंसी ने मुझे डरा ही दिया। नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप यहाँ से खाली हाथ तो जाएंगी नहीं। उस कसाई ने अपने बराबर में रखी बाल्टी उठाई जिसमें शायद बकरों का खून भरा हुआ था और उस बाल्टी का खून मेरे मुंह पर फेंक दिया। मैं बुरी तरह घबरा गई और सीधे मंडी के बाहर भागी, लेकिन मंडी का दरवाजा बंद था। किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद किया हुआ था। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने पलटकर देखा तो मंडी में मौजूद सारे दुकानदार भूत प्रेतों में बदल चुके थे। वे जलती हुई लकड़ियां लेकर मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैंने पर्स में से मोबाइल निकालकर अपने हस्बैंड को फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं हिम्मत से काम लूं, वो किसी न किसी को जरूर भेज देंगे। सारे भूत हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन सबने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मुझे जाने दो, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे कपड़ों में आग लगा दी। मैं बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खोला। बाहर से ताला खुलने की आवाज सुनते ही सारे भूत गायब हो गए। मंडी की दुकानें भी गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उस पूरे ग्राउंड में मैं अकेली हूँ। बाहर से 2 पुलिस वालों ने गेट खोला। उन्हें मेरे हस्बैंड ने भेजा था। मुझे यहाँ से लेकर चलिए, यहाँ भूतों की मंडी। देखिए उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरे ऊपर खून डाला और मुझे जला भी दिया। मैडम, आपके ऊपर ना तो खून है और ना ही आप कहीं से जली हुई हैं। और आप यहाँ इस मैदान में अब क्या कर रही हैं? यह मैदान पिछले 5 सालों से बंद है। पहले कभी यहाँ मंडी लगा करती थी, लेकिन एक बार मंडी में आग लग गई। दिवाली का त्योहार था, मंडी में बहुत भीड़ थी। मंडी में भगदड़ मच गई और कई औरतें और बच्चे कुचलकर मर गए। बहुत सारे लोग जलकर मर गए। चलिए हमारे साथ। लेकिन मैंने यहाँ से सब्जी खरीदी थी, ये देखिए।
मैंने थैले में हाथ डालकर सब्जी बाहर निकालनी चाहिए, लेकिन थैले में कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपना पर्स चेक किया। 500 का नोट मेरे पर्स में ही पड़ा हुआ था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं साबित कर सकूं कि मैंने यहाँ मंडी देखी थी। रूम पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने खुद को शीशे में देखा तो कोई खून का निशान नहीं था, ना ही मैं कहीं से जली थी। आज तक मैं किसी को इस घटना के बारे में यकीन नहीं दिला पाई, अपने हस्बैंड को भी नहीं, लेकिन मैं उस घटना को अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाई। अब मुझे किसी भी शहर की मंडी में जाते हुए बहुत डर लगता है। मनोज एक छोटे से शहर में रहने वाला एक जनरेटर ऑपरेटर था। वो अपने छोटे से शहर का इकलौता जनरेटर ऑपरेटर था और इसीलिए हर शादी में शहर वाले मनोज को ही बुलाया करते थे। एक रात जब मनोज एक शादी से अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तब अचानक ही उसे गांव की नदी के पास बैंड बाजे की आवाज आने लगी। वो ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि नदी के पास वाली जमीन एक दलदल बन चुकी थी और कई लोगों की उसमें धंसने की वजह से मौत भी हो चुकी थी। मनोज ने अपनी साइकिल घुमाई और नदी के पास देखने गया कि आखिरकार इतनी रात गए किसकी बारात इतने खतरनाक रास्ते से जा रही थी। मनोज जैसे ही नदी के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नदी के पास एक बारात जा रही थी। बाराती बहुत ही खुश थे और नाच गा रहे थे, मगर सभी बाराती इंसान नहीं बल्कि भूत लग रहे थे, जैसे न जाने कितने वक्त से मरे हुए हों। किसी की स्किन सड़ी हुई थी तो किसी की आंखें गायब थीं और उस बारात ज़बीहा सबसे डरावना लग रहा था। मनोज ये सब देख ही रहा था कि अचानक ही उसकी आंखों के सामने नदी के पास वाली जमीन धंस गई। वो जमीन जिस पर दूल्हा खड़ा था। देखते ही मनोज की चीख निकल गई और सभी बारातियों का ध्यान मनोज पर चला गया। जमीन धंसने की वजह से दूल्हा नदी में गिर चुका था और बाकी के भूतिया बाराती जब दूल्हे को बचाने आगे बढ़े तो जमीन और धंसती चली गई और देखते ही देखते बारात के सभी आदमी उस नदी में गिर गए। इतना बड़ा हादसा सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर हो चुका था और ये सब देखकर मनोज अब बहुत ज्यादा डर गया था। वो जैसे ही वहां से भागने लगा, उसका शरीर पूरी तरह से फ्रीज हो गया। उसकी कोशिश करने के बावजूद उससे खुद को हिलाया नहीं जा रहा था। तभी मनोज को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे देखा तो एक भूतिया औरत उसके पीछे खड़ी रो रही थी। वो मनोज से कहने लगी, भाई साहब, हमारी मदद करो। हम सबके पति मर गए हैं। मेरा बेटा मर गया है, उसकी लाशें निकलवा दो। ये बोलते ही वो औरत जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। उसकी आंखों में देखते देखते मनोज उसके वश में आ गया। धीरे धीरे वो नदी की तरफ जाने लगा और सभी भूतियां औरतें उसके आसपास इकट्ठी होकर जोर जोर से रोने लगी। मनोज नदी में कूदने ही वाला था कि उसका बड़ा भाई दौड़ता हुआ आया और उसने मनोज के ऊपर एक राख जैसी चीज डाल दी। बुराक सर पर पड़ते ही मनोज वापस होश में आ गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। तब तक वो सारी औरतें वहां से गायब हो गई थीं। मनोज का भाई उसे संभाल कर घर ले गया और उसने उसे सुला दिया। सुबह होते ही मनोज की दादी उसके पास आकर बैठी और उसे ये बताया कि जब वो 6 साल की थीं, तब उन्होंने सुना था कि नदी के पास से गुजरने वाली एक बारात के सारे मर्द नदी में गिरकर मर गए थे। उसके बाद से जो भी लोग रात के समय उस नदी से गुजरे, उनमें से न जाने कितने लोगों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और इसीलिए वहां के लोग
रात में वो उस नदी का रास्ता नहीं लेते। मनोज के बड़े भाई ने अपनी दादी को पहले ही बता दिया था कि मनोज के लौटने वाले रास्ते के बीच में वो नदी पड़ेगी, और इसलिए उसकी दादी ने मनोज को बचाने के लिए उसके भाई को वहां पहले ही भेज दिया था। उस दिन के बाद मनोज फिर कभी उस नदी के आसपास भी नहीं भटका। क्या आप भी मनोज की तरह लाइफ में सन 1980 की बात है। सुजानपुर गांव में रहने वाले लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कोई भी घर से बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। वजह थी एक खूनी डायन जो अपने शिकार की हड्डियां तक नहीं छोड़ा करती थी। अंधेरे में निकलने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। हेमंत बेटा, मेरा तो बड़ा ही जी घबरा रहा है। तेरे पिताजी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने वैद्य जी की दवा भी दी है, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तू घबराती क्यों है माई? पिताजी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख, जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। सब कुछ करके देख लिया बेटा, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अच्छा माई, तू रो मत, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। बापू जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? तू तो जानता है कि रात के अंधेरे में गांव से निकलने वालों को वो खूनी डायन जिंदा नहीं छोड़ती है। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? तू मेरी फिक्र मत कर माई, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, तब तक तू बापू का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, पर बहुत सावधानी से जाना। मुझसे तेरे बापू की ये हालत देखी नहीं जा रही। इन्हें जल्दी इलाज नहीं मिला तो कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोचकर जी घबरा रहा है। हेमंत अपनी बैलगाड़ी पर लालटेन लटकाकर अंधेरे को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। बैलों की गले की घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। हेमंत को निकले हुए कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे कि तभी गांव की मोड़ पर पुराने बरगद के पास पहुंचकर हेमंत को बीच रास्ते पर काला लबादा ओढ़े एक साया नजर आता है, जिसे देखकर बैल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हे भगवान, ये क्या बला है? कहीं ये वही डायन तो नहीं? इसे देखने के बाद मेरे बैल भी डर रहे हैं। हेमंत हिम्मत जुटाए बैलगाड़ी से नीचे उतरा और हाथों में लालटेन लिए साई के नजदीक पहुंचा। पर जैसे ही लालटेन की रोशनी में हेमंत ने उस साई का चेहरा देखा तो उसका विभस्त चेहरा देखकर हेमंत का कलेजा कांप गया। उसके हाथों से लालटेन गिर चुकी थी और उसकी हृदय विदारक चीख से पूरा वातावरण दहल उठा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसे गए 1.5 घंटे गुजर चुके हैं, पर अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मेरा बेटा आता ही होगा। कुछ देर बाद शांति काकी को बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज नजदीक आती सुनाई पड़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा डॉक्टर बाबू को लेकर लौट आया है। पर बाहर अंधकार में बैलों की घंटियों की आवाज के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हेमंत बेटा, तू आ गया? और लालटेन क्यों बुझा रखी है? जल्दी से डॉक्टर बाबू को अंदर लेकर आ जा। तू कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा? आशंकित मन से शांति काकी बैलगाड़ी के नजदीक पहुंचती है, पर बैलगाड़ी पर हेमंत और डॉक्टर बाबू को ना पाकर वो विचलित हो जाती है और हेमंत को ना पाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हेमंत, कहाँ है तू? मेरे बेटे, कोई मदद करो। मेरा बेटा कहाँ चला गया? आज उस डायन ने मेरी कोख में ही डाका डाल दिया। मैं बर्बाद हो गई। मेरा जवान बेटा। बहू। बूढ़ी शांति काकी का विलाप गांव वालों के कानों तक साफ पहुंच रहा था।
वो समझ चुके थे कि रात के अंधेरे में उस डायन ने एक और घर उजाड़ दिया था। खौफ दिलों में तांडव कर रहा था। ये तो बड़ा ही बुरा हुआ भैया शांति काकी के साथ। जवान बेटे हो, बीमार पति की मौत का सदमा ना सह सकी बेचारी और अपने प्राण त्याग दिए। कोई चिता जलाने वाला भी नहीं बचा परिवार में, तो हम सबको मिलकर ही करना होगा। सही कहा भैया, उस मनहूस डायन ने आज फिर एक परिवार को निगल लिया। ये सिलसिला कब तक चलेगा आखिर? हमें जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा, नहीं तो अगली बारी हमारी हो सकती है। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। आज अमावस की रात थी। अंधकार पहले से ज्यादा घना हो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की रोने की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। गांव के सुनसान रास्ते पर बैसाखी का सहारा लिए एक अधेड़ व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। सन्नाटे को चीरती उसकी बैसाखी की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हे भगवान, आसमान में तैरती हुई ये क्या बला नीचे आ रही है? ये तो डायन है। डायन, डायन, सरपंच जी बचाइए मुझे। शिकार को देखते ही डायन जैसे ही उसे दबोचने के लिए उसके नजदीक पहुंचती है कि तभी ठहर जा कातिल डायन, बहुत हो चुका तेरा खूनी खेल। आज तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। अचानक से अंधेरे में छिपे सरपंच के 8-10 लोग हाथों की मशाल को सुलगा लेते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति के पास खड़ी डायन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सरपंच अपनी बंदूक डायन की तरफ तान देता है। खूनी डायन, ये सब तुझे फंसाने की हमारी योजना थी। आखिरकार तू हमारे जाल में फंस ही गई। बंदूक ताने सरपंच के आदमी घेरा बनाए धीरे धीरे डायन की ओर बढ़ने लगे, पर इससे पहले वो उस तक पहुंचते, डायन उस अपाहिज आदमी को उठाकर हवा में तैरती हुई एक ओर जाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, सरपंच जी। पकड़ो, पकड़ो उस डायन को, बचकर जाने न पाए। अपाहिज व्यक्ति को हवा में उड़ाए डायन पुरानी बरगद की ओर अंधेरे में तैर जाती है। सरपंच और उसके आदमी दौड़कर उस दिशा की तरफ भागते हैं। पीछा करो उसका, वो पुराने बरगद की ओर गई है, जल्दी करो। वो देखो, वो रही उस बरगद के ऊपर। सरपंच अपनी बंदूक से डायन पर निशाना लगाते हैं। बरगद से कोई देह जमीन पर धड़ाम से आ गिरती है। लगता है उस डायन को गोली लगी है और नीचे आ गिरी है। चलो देखते हैं। हे भगवान, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? गोली इस मासूम को लग गई। खूनी डायन, बहुत हो चुका तेरा तांडव। आग लगा दो इस बरगद को, जिंदा जला दो इस पापी डायन को। सरपंच के आदमी बरगद को आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पूरा बरगद जलने लगता है। सरपंच, मूर्ख सरपंच, तू क्या सोचता है मुझे मारना इतना आसान है? आज यहाँ से तू और तेरे आदमी कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। और देखते ही देखते रहस्यमयी तरीके से सरपंच के सारे आदमी एक एक करके चीख मारते हुए गायब होने लगते हैं। अंत में सरपंच की भी चीख सुनाई पड़ती है। भूत और चुड़ैलों की बदलापुर एक्सप्रेस। बदलापुर स्टेशन पर काफी सन्नाटा था। दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था कि एक आदमी पटरी पर फोन की टॉर्च लिए चला आ रहा था और अचानक से उसी पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस आदमी के चिथड़े कर देती है। 15 साल बाद किंजल, समीर, राशि, अखिल उसी सन्नाटे वाले रेलवे स्टेशन बदलापुर पर आते हैं और कहते हैं,
अबे ये तो कैसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन पर ले आया है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हाँ यार, है तो नहीं। मुझे अजीब सा लग रहा है ये स्टेशन। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सालों से ट्रेन ही नहीं चली है। यार हमें वापस चलना चाहिए। तभी डरावनी आवाज में लालटेन लिए एक भिखारी सा उनके पास आता है और कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। यहाँ कई सालों से कोई भी नहीं आया। स्टेशन पर 15 साल से बदलापुर स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। और कुछ सालों पहले बदलापुर एक्सप्रेस यहाँ रुककर लोगों की जानें लेने लग गई। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भला अगर ऐसा होता तो हमें पता होता। क्यों यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती और क्यों वो बदलापुर एक्सप्रेस सबको मारती थी? अगर तुम्हें इस बदलापुर एक्सप्रेस का पूरा सच जानना है तो आओ मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। ये लो, चाय पीते पीते सुनो। ये आपने सही जुगाड़ किया है। कुछ वर्षों पहले इस बदलापुर एक्सप्रेस पर लोगों की काफी चहल पहल थी। जहाँ खाने पीने के स्टॉल प्लेटफॉर्म पर थे तो कुछ लोग ट्रेन में चढ़कर खाना पीना बेचते थे। चाय ले लो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाला चाय, मलाई मार के चाय ले लो, चाय। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी, गर्मा गर्म आलू पूरी के साथ कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी कचौड़ी। बिरयानी ले लो, बिरयानी, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, मटर पुलाव ऑर्डर करो करो, बिरयानी ले लो, बिरयानी। इस तरह से वो खाने पीने वाले दूसरे डिब्बे में जाकर खाना बेचने लगते हैं। उस दिन उस बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत ही कम जने थे। ज्यादातर डिब्बे खाली थे। उस पूरे डिब्बे में 2 लड़के और उसी के पास वाली सीट पर शेफाली अपने पति विकास के साथ बैठी हुई थी और वो कहते हैं, अरे विकास जी, वो खाने वाला तो चला गया। मुझे उससे कचौड़ी लेनी थी और चाय पीने का मन भी कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है। मैं सामने वाली दुकान से चाय और खाने का कुछ सामान ले आता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आना। ऐसा बोलकर विकास चाय ले लेता है और खाने का सामान लेने के लिए आगे के स्टॉल पर जाता है। इतने में शेफाली के साइड वाली सीट पर बैठे 2 लड़के उसे घूर कर कहते हैं, अरे वाह, कितना खूबसूरत माल है हमारे सामने और हम इधर उधर लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। अरे यार, इस बदलापुर एक्सप्रेस के ज्यादातर डिब्बे तो खाली हैं। चलो शुक्र है सामने ये खूबसूरत परी मिल गई, वो भी अकेले में। इसका पति बाहर गया है अभी। तो देर किस बात की, क्यों न मौके का फायदा उठाया जाए और इसे अपना बनाया जाए। चल फिर थोड़े मजे करते हैं। ये बोलकर दोनों लड़के दोनों तरफ से ट्रेन के दरवाजों को बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करता हुआ देख विकास देख लेता है और अपने हाथ का सामान छोड़कर जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अरे ये क्या हुआ? किसने ये दरवाजा बंद किया है? खोलो, अरे खोलो, कोई मेरी पत्नी अंदर है। शेफाली, शेफाली क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तभी वो दोनों लड़के उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और खिड़की से ये सब उसका पति देख लेता है और शेफाली रोती है। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, मेरे पति बाहर है। खोलो दरवाजा, जाने दो मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे कैसे जाने दें? बार बार थोड़ी मौका मिलता है। ऐसी खाली ट्रेन और अकेली लड़की है। बिल्कुल, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। तभी शेफाली अपना हाथ छुड़ाने के लिए उस लड़के के टांगों के बीच में मार देती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और दूसरा लड़का शेफाली के बाल पकड़कर ट्रेन की खिड़की पर मार देता है। ये देखकर विकास कहता है, रुक जाओ, छोड़ दो मेरी बीवी को। ऐसा मत करो उसके साथ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे। विकास दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इतने में ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के पीछे पीछे भागकर पटरी पर गिरने से विकास की मौत हो जाती है। अपने पति को मरता देख शेफाली पागल हो जाती है और उन लड़कों से अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, तुमने मुझे मेरे पति को मार डाला। तुम भी इसी एक्सप्रेस ट्रेन से मरोगे एक दिन। ये मेरी बद्दुआ है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम में से किसी को। अभी तो जा रही हूँ मैं। ऐसा कहकर शेफाली बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी की आत्मा भूत और चुड़ैल बनकर अपने बदले के लिए भटकने लगती है। मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं उन दोनों को। मुझे मेरा बदला चाहिए। जब भी वो बदलापुर स्टेशन पर आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। तुम चिंता मत करो,
तड़पा तड़पा कर उन्हें मारेंगे और बदलापुर स्टेशन पर आने वाले हर लोगों की मौत हो गई। बदला लेंगे बदला। ऐसे वर्ष बीतते हैं। वो दोनों लड़के तो आते नहीं हैं। इतने में जो भी बदलापुर स्टेशन पर लोग आते थे उन सबको वो भूत और चुड़ैल एक एक करके मारने लग गई। कुछ सालों में वहाँ पर सबने आना छोड़ दिया, जिसके बाद अब वहाँ ट्रेनें भी नहीं रुकती थी। बदलापुर एक्सप्रेस सीधा तेज रफ्तार में भागती थी, लेकिन बदलापुर स्टेशन के अलावा अलग स्टेशन के लोगों को वो भूत और चुड़ैल कुछ नहीं कहते थे और सही सलामत उन्हें उनके स्टेशन पर छोड़ देते थे। 15 साल बीत जाते हैं। बदकिस्मती से वो लड़के इस हादसे को भूल जाते हैं और उसी स्टेशन के उसी बदलापुर एक्सप्रेस में एक साथ बैठे होते हैं और कहते हैं, कमाल की बात है, इतने समय बाद हम इसी स्टेशन से घूमने जा रहे हैं। पर मुझे याद है हमने क्या कांड किया था। मुझे उस औरत के मरते हुए बोल याद आ रहे हैं। जानता है ना तू, उसने हमें धमकी दी थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देख हम कितने सही सलामत इस ट्रेन में बैठे हैं। तभी अचानक से उनकी ट्रेन के डिब्बे की लाइट जलने बुझने लगती है, खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है। अरे अचानक से ये क्या हो रहा है? लगता है वो आ गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, अब मार डालेगी। अरे भागो। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों के सामने भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और उनकी गर्दन पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी वजह से इतनी बेरहमी से मरना पड़ा और मेरे पति के साथ जो हुआ उसका हिसाब तो तुम दोनों को देना पड़ेगा। आज इतने वर्षों से इसी बदले में हूँ मैं, और इस बदले के कारण मैंने और भी लोगों की जान ली है। छोड़ दो हमें जाने दो। हमने उस दिन तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, पर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अपनी गलती के एहसास को अपने तशरीफ में रख। अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तेरे कारण मैं अपनी बीवी से दूर हो गया। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। गाना गा रहा था उस रात, अब गाना एक मैं गाऊंगा। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, दिल में है बदला बहुत सारा दम दमादम। मार डालूंगा तुम दोनों को चटनी बनाकर दम दमादम। बहुत हार्ड जी। सुनिए, हमें इन्हें मार देना चाहिए। थोड़ा गुस्सा शांत कर लो, तड़पाओ इन्हें, फिर एक साथ ट्रेन से फेंक देंगे। ये बोलकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पटक पटक कर मारते हैं, फिर लात भूसे मारते हैं। उसके बाद उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो कट कर मर जाते हैं। उसी के साथ उनका बदला पूरा होता है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद से ये जगह पहले जैसी डरावनी नहीं रही। अब यहाँ फिर से ट्रेन चलने लग गई। धीरे धीरे ये जगह पहले जैसी हो जाएगी। ओह, बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। अच्छा है उन्होंने उन दोनों लड़कों से बदला ले लिया। हाँ ये तो है। वो देखो, तुम्हारी बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। मुझे तो डर लग रहा है इसमें जाने से। चिंता मत करो, अब ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। ऐसा कहकर वो चारों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो भिखारी एक भूत बन जाता है और लालटेन लेकर जोर से हंसने लगता है। मौत के मुंह में जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में ले चलता हूँ। मेरे हस्बैंड यूपी पुलिस में थे। हमारी नई नई शादी हुई थी। ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए हम लोग मेरे हस्बैंड की ड्यूटी के हिसाब से रूम चेंज कर लिया करते थे। कुछ महीने उनकी पोस्टिंग बरेली रहती तो कभी मुरादाबाद या रामपुर। उस दौरान हम बरेली में रहते थे। मेरे हस्बैंड एक वीक के लिए डे नाइट पर थे। एक शाम को मैं सब्जी और ग्रोसरी का सामान खरीदने थैला लेकर रोड पर निकल पड़ी। नया शहर था मेरे लिए और रोड पर कोई सब्जी वाला नहीं दिख रहा था। चलते चलते मैं एक सुनसान रोड पर पहुंच गई। शायद मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए कि सब्जी कहाँ मिलती है। कुछ देर बाद मुंह ढांक कर एक औरत आती हुई दिखाई दी। मैंने उसे रोककर पूछा, सुनिए आंटी जी, मैं यहाँ नई हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं सब्जियाँ कहाँ मिलती हैं? औरत ने अपने चेहरे से साड़ी हटाई तो मैं एकदम से घबरा गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था, जैसे उसका पूरा चेहरा जला हुआ हो।
यहाँ से कुछ दूर आगे सब्जी मंडी है। इतना कहकर औरत चली गई। पहले मैंने सोचा किसी और से पूछती हूँ, पर मुझे लगा कि थोड़ा आगे जाकर देख ही लेती हूँ, क्या पता मंडी मुझे मिल जाए। काफी दूर आगे जाने पर एक चौकोर ग्राउंड दिखाई दिया। ऊंची दीवारों पर बड़ा सा गेट लगा हुआ था। जब मैं मंडी के अंदर घुसने ही वाली थी, तभी कोई मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। जब मैं ग्राउंड के अंदर गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई। बाहर से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि अंदर इतनी बड़ी मंडी है। मंडी के अंदर सिर्फ सब्जियां ही नहीं बिक रही थी, मीट, मछली वगैरह की दुकानें भी थीं। शुरुआत में ही एक बड़ी सी अचार की दुकान थी। मैं दुकान के अंदर घुस गई। बहुत बड़ी बड़ी परातों में लगभग हर चीज का अचार रखा हुआ था। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, भाग जाओ यहाँ से। इस बार भी आसपास कोई नहीं था। मैंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और अचार देखने लगी। दुकान के बाहर के हिस्से में दुकानदार खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि थोड़ा अचार चखकर देखूं। जैसे ही मैंने अचार उठाने के लिए हाथ उठाया, अचार के ढेर में से एक जला हुआ हाथ निकला और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उस जले हुए पंजे ने मेरी गर्दन को इस तरह पकड़ रखा था कि मैं आवाज ही नहीं निकाल पा रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर बाहर देखने की कोशिश की तो दुकानदार भी गायब हो चुका था। कोई मदद करो प्लीज। बराबर वाले अचार के ढेर पर चाकू पड़ा हुआ था। मैंने चाकू उठाया और अचार के ढेर से निकले हाथ को काट डाला। तब जाकर उस हाथ ने मेरी गर्दन छोड़ी। मैं तुरंत ही घबराकर दुकान से बाहर निकल गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को फोन कर दूं या तुरंत ही घर लौट जाऊं, पर पता नहीं किस चीज ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा अब सब्जी खरीद कर ही वापस जाऊंगी। कुछ दूरी पर ही एक आदमी आलू प्याज बेच रहा था। मैंने जल्दी से उससे सामान खरीदा और थैले में डालकर आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर मुझे ध्यान आया कि मैंने आलू प्याज वाले को 500 का नोट दे दिया था और बकाया पैसे वापस लेना ही भूल गई। मैं वापस आलू प्याज वाले को ढूंढने पहुंची तो वो वहाँ पर नहीं था। वहाँ एक मटन वाले की दुकान थी। वो कसाई बहुत बुरी तरह से मीट की बोटियां काटने में लगा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे कुछ पूछ लूं, लेकिन वो खुद ही मुझसे बोल पड़ा, कहिए मैडम, काट दूं कुछ आपके लिए भी। उसकी हंसी ने मुझे डरा ही दिया। नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप यहाँ से खाली हाथ तो जाएंगी नहीं। उस कसाई ने अपने बराबर में रखी बाल्टी उठाई जिसमें शायद बकरों का खून भरा हुआ था और उस बाल्टी का खून मेरे मुंह पर फेंक दिया। मैं बुरी तरह घबरा गई और सीधे मंडी के बाहर भागी, लेकिन मंडी का दरवाजा बंद था। किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद किया हुआ था। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने पलटकर देखा तो मंडी में मौजूद सारे दुकानदार भूत प्रेतों में बदल चुके थे। वे जलती हुई लकड़ियां लेकर मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैंने पर्स में से मोबाइल निकालकर अपने हस्बैंड को फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं हिम्मत से काम लूं, वो किसी न किसी को जरूर भेज देंगे। सारे भूत हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे और सबने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मुझे जाने दो, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे कपड़ों में आग लगा दी। मैं बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खोला। बाहर से ताला खुलने की आवाज सुनते ही सारे भूत गायब हो गए। मंडी की दुकानें भी गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उस पूरे ग्राउंड में मैं अकेली हूँ। बाहर से 2 पुलिस वालों ने गेट खोला। उन्हें मेरे हस्बैंड ने भेजा था। मुझे यहाँ से लेकर चलिए, यहाँ भूतों की मंडी। देखिए उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरे ऊपर खून डाला और मुझे जला भी दिया। मैडम, आपके ऊपर ना तो खून है और ना ही आप कहीं से जली हुई हैं। और आप यहाँ इस मैदान में अब क्या कर रही हैं? यह मैदान पिछले 5 सालों से बंद है। पहले कभी यहाँ मंडी लगा करती थी, लेकिन एक बार मंडी में आग लग गई। दिवाली का त्योहार था, मंडी में बहुत भीड़ थी। मंडी में भगदड़ मच गई और कई औरतें और बच्चे कुचलकर मर गए। बहुत सारे लोग जलकर मर गए। चलिए हमारे साथ। लेकिन मैंने यहाँ से सब्जी खरीदी थी, ये देखिए। मैंने थैले में हाथ डालकर सब्जी बाहर निकालनी चाहिए, लेकिन थैले में कुछ भी नहीं था।
फिर मैंने अपना पर्स चेक किया। 500 का नोट मेरे पर्स में ही पड़ा हुआ था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं साबित कर सकूं कि मैंने यहाँ मंडी देखी थी। रूम पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने खुद को शीशे में देखा तो कोई खून का निशान नहीं था, ना ही मैं कहीं से जली थी। आज तक मैं किसी को इस घटना के बारे में यकीन नहीं दिला पाई, अपने हस्बैंड को भी नहीं, लेकिन मैं उस घटना को अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाई। अब मुझे किसी भी शहर की मंडी में जाते हुए बहुत डर लगता है। मनोज एक छोटे से शहर में रहने वाला एक जनरेटर ऑपरेटर था। वो अपने छोटे से शहर का एक लौता जनरेटर ऑपरेटर था और इसीलिए हर शादी में शहर वाले मनोज को ही बुलाया करते थे। एक रात जब मनोज एक शादी से अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तब अचानक ही उसे गांव की नदी के पास बैंड बाजे की आवाज आने लगी। वो ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि नदी के पास वाली जमीन एक दलदल बन चुकी थी और कई लोगों की उसमें धंसने की वजह से मौत भी हो चुकी थी। मनोज ने अपनी साइकिल घुमाई और नदी के पास देखने गया कि आखिरकार इतनी रात गए किसकी बारात इतने खतरनाक रास्ते से जा रही थी। मनोज जैसे ही नदी के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नदी के पास एक बारात जा रही थी। बाराती बहुत ही खुश थे और नाच गा रहे थे, मगर सभी बाराती इंसान नहीं बल्कि भूत लग रहे थे, जैसे न जाने कितने वक्त से मरे हुए हों। किसी की स्किन सड़ी हुई थी तो किसी की आंखें गायब थीं और उस बारात ज़बीहा सबसे डरावना लग रहा था। मनोज ये सब देख ही रहा था कि अचानक ही उसकी आंखों के सामने नदी के पास वाली जमीन धंस गई। वो जमीन जिस पर दूल्हा खड़ा था, देखते ही मनोज की चीख निकल गई और सभी बारातियों का ध्यान मनोज पर चला गया। जमीन धंसने की वजह से दूल्हा नदी में गिर चुका था और बाकी के भूतिया बाराती जब दूल्हे को बचाने आगे बढ़े तो जमीन और धंसती चली गई और देखते ही देखते बारात के सभी आदमी उस नदी में गिर गए। इतना बड़ा हादसा सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर हो चुका था और ये सब देखकर मनोज अब बहुत ज्यादा डर गया था। वो जैसे ही वहां से भागने लगा, उसका शरीर पूरी तरह से फ्रीज हो गया। उसकी कोशिश करने के बावजूद उससे खुद को हिलाया नहीं जा रहा था। तभी मनोज को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे देखा तो एक भूतिया औरत उसके पीछे खड़ी रो रही थी। वो मनोज से कहने लगी, भाई साहब, हमारी मदद करो। हम सबके पति मर गए हैं। मेरा बेटा मर गया है, उसकी लाशें निकलवा दो। ये बोलते ही वो औरत जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। उसकी आंखों में देखते देखते मनोज उसके वश में आ गया। धीरे धीरे वो नदी की तरफ जाने लगा और सभी भूतियां औरतें उसके आसपास इकट्ठी होकर जोर जोर से रोने लगी। मनोज नदी में कूदने ही वाला था कि उसका बड़ा भाई दौड़ता हुआ आया और उसने मनोज के ऊपर एक राख जैसी चीज डाल दी। बुराक सर पर पड़ते ही मनोज वापस होश में आ गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। तब तक वो सारी औरतें वहां से गायब हो गई थीं। मनोज का भाई उसे संभाल कर घर ले गया और उसने उसे सुला दिया। सुबह होते ही मनोज की दादी उसके पास आकर बैठी और उसे ये बताया कि जब वो 6 साल की थीं, तब उन्होंने सुना था कि नदी के पास से गुजरने वाली एक बारात के सारे मर्द नदी में गिरकर मर गए थे। उसके बाद से जो भी लोग रात के समय उस नदी से गुजरे, उनमें से न जाने कितने लोगों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और इसीलिए वहां के लोग रात में वो उस नदी का रास्ता नहीं लेते
मनोज के बड़े भाई ने अपनी दादी को पहले ही बता दिया था कि मनोज के लौटने वाले रास्ते के बीच में वो नदी पड़ेगी, और इसलिए उसकी दादी ने मनोज को बचाने के लिए उसके भाई को वहां पहले ही भेज दिया था। उस दिन के बाद मनोज फिर कभी उस नदी के आसपास भी नहीं भटका। क्या आप भी मनोज की तरह लाइफ में सन 1980 की बात है। सुजानपुर गांव में रहने वाले लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कोई भी घर से बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। वजह थी एक खूनी डायन जो अपने शिकार की हड्डियां तक नहीं छोड़ा करती थी। अंधेरे में निकलने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। हेमंत बेटा, मेरा तो बड़ा ही जी घबरा रहा है। तेरे पिताजी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने वैद्य जी की दवा भी दी है, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तू घबराती क्यों है माई? पिताजी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख, जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। सब कुछ करके देख लिया बेटा, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अच्छा माई, तू रो मत, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। बापू जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? तू तो जानता है कि रात के अंधेरे में गांव से निकलने वालों को वो खूनी डायन जिंदा नहीं छोड़ती है। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? तू मेरी फिक्र मत कर माई, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, तब तक तू बापू का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, पर बहुत सावधानी से जाना। मुझसे तेरे बापू की ये हालत देखी नहीं जा रही। इन्हें जल्दी इलाज नहीं मिला तो कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोचकर जी घबरा रहा है। हेमंत अपनी बैलगाड़ी पर लालटेन लटकाकर अंधेरे को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। बैलों की गले की घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। हेमंत को निकले हुए कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे कि तभी गांव की मोड़ पर पुराने बरगद के पास पहुंचकर हेमंत को बीच रास्ते पर काला लबादा ओढ़े एक साया नजर आता है, जिसे देखकर बैल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हे भगवान, ये क्या बला है? कहीं ये वही डायन तो नहीं? इसे देखने के बाद मेरे बैल भी डर रहे हैं। हेमंत हिम्मत जुटाए बैलगाड़ी से नीचे उतरा और हाथों में लालटेन लिए साई के नजदीक पहुंचा। पर जैसे ही लालटेन की रोशनी में हेमंत ने उस साई का चेहरा देखा तो उसका विभस्त चेहरा देखकर हेमंत का कलेजा कांप गया। उसके हाथों से लालटेन गिर चुकी थी और उसकी हृदय विदारक चीख से पूरा वातावरण दहल उठा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसे गए 1.5 घंटे गुजर चुके हैं, पर अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मेरा बेटा आता ही होगा। कुछ देर बाद शांति काकी को बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज नजदीक आती सुनाई पड़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा डॉक्टर बाबू को लेकर लौट आया है। पर बाहर अंधकार में बैलों की घंटियों की आवाज के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हेमंत बेटा, तू आ गया? और लालटेन क्यों बुझा रखी है? जल्दी से डॉक्टर बाबू को अंदर लेकर आ जा। तू कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा? आशंकित मन से शांति काकी बैलगाड़ी के नजदीक पहुंचती है, पर बैलगाड़ी पर हेमंत और डॉक्टर बाबू को ना पाकर वो विचलित हो जाती है और हेमंत को ना पाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हेमंत, कहाँ है तू? मेरे बेटे, कोई मदद करो। मेरा बेटा कहाँ चला गया? आज उस डायन ने मेरी कोख में ही डाका डाल दिया। मैं बर्बाद हो गई। मेरा जवान बेटा। बहू। बूढ़ी शांति काकी का विलाप गांव वालों के कानों तक साफ पहुंच रहा था। वो समझ चुके थे
कि रात के अंधेरे में उस डायन ने एक और घर उजाड़ दिया था। खौफ दिलों में तांडव कर रहा था। ये तो बड़ा ही बुरा हुआ भैया शांति काकी के साथ। जवान बेटे हो, बीमार पति की मौत का सदमा ना सह सकी बेचारी और अपने प्राण त्याग दिए। कोई चिता जलाने वाला भी नहीं बचा परिवार में, तो हम सबको मिलकर ही करना होगा। सही कहा भैया, उस मनहूस डायन ने आज फिर एक परिवार को निगल लिया। ये सिलसिला कब तक चलेगा आखिर? हमें जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा, नहीं तो अगली बारी हमारी हो सकती है। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। आज अमावस की रात थी। अंधकार पहले से ज्यादा घना हो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की रोने की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। गांव के सुनसान रास्ते पर बैसाखी का सहारा लिए एक अधेड़ व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। सन्नाटे को चीरती उसकी बैसाखी की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हे भगवान, आसमान में तैरती हुई ये क्या बला नीचे आ रही है? ये तो डायन है। डायन, डायन, सरपंच जी बचाइए मुझे। शिकार को देखते ही डायन जैसे ही उसे दबोचने के लिए उसके नजदीक पहुंचती है कि तभी ठहर जा कातिल डायन, बहुत हो चुका तेरा खूनी खेल। आज तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। अचानक से अंधेरे में छिपे सरपंच के 8-10 लोग हाथों की मशाल को सुलगा लेते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति के पास खड़ी डायन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सरपंच अपनी बंदूक डायन की तरफ तान देता है। खूनी डायन, ये सब तुझे फंसाने की हमारी योजना थी। आखिरकार तू हमारे जाल में फंस ही गई। बंदूक ताने सरपंच के आदमी घेरा बनाए धीरे धीरे डायन की ओर बढ़ने लगे, पर इससे पहले वो उस तक पहुंचते, डायन उस अपाहिज आदमी को उठाकर हवा में तैरती हुई एक ओर जाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, सरपंच जी। पकड़ो, पकड़ो उस डायन को, बचकर जाने न पाए। अपाहिज व्यक्ति को हवा में उड़ाए डायन पुराने बरगद की ओर अंधेरे में तैर जाती है। सरपंच और उसके आदमी दौड़कर उस दिशा की तरफ भागते हैं। पीछा करो उसका, वो पुराने बरगद की ओर गई है, जल्दी करो। वो देखो, वो रही उस बरगद के ऊपर। सरपंच अपनी बंदूक से डायन पर निशाना लगाते हैं। बरगद से कोई देह जमीन पर धड़ाम से आ गिरती है। लगता है उस डायन को गोली लगी है और नीचे आ गिरी है। चलो देखते हैं। हे भगवान, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? गोली इस मासूम को लग गई। खूनी डायन, बहुत हो चुका तेरा तांडव। आग लगा दो इस बरगद को, जिंदा जला दो इस पापी डायन को। सरपंच के आदमी बरगद को आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पूरा बरगद जलने लगता है। सरपंच, मूर्ख सरपंच, तू क्या सोचता है मुझे मारना इतना आसान है? आज यहाँ से तू और तेरे आदमी कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। और देखते ही देखते रहस्यमयी तरीके से सरपंच के सारे आदमी एक एक करके चीख मारते हुए गायब होने लगते हैं। अंत में सरपंच की भी चीख सुनाई पड़ती है।